नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, हमारा जो सीआईबी का इलेक्टिव पेपर है रिस्क मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल बी के कंप्लीट सिलेबस को आप यदि रिवाइज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा समय दीजिए। सारे पॉइंट को एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। और दोस्तों, जो भी पॉइंट्स है सब बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में है। मेन पॉइंट्स कवर्ड है इस वीडियो में। अंतिम तक देखिए दोस्तों, और इसके वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है मॉड्यूल बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। तो देखिएगा आप कितना कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए मॉड्यूल बी को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट की बात करते हैं। दोस्तों, बिजनेस का असली इंजन क्या होता है? पैसा। और पैसा आता है क्रेडिट से। क्रेडिट यानी उधार। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। जब पैसा फ्रीली फ्लो करता है, लोग अपना खुद का काम शुरू करते हैं, नए आइडियाज़ पे काम होता है। इसी से बनता है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब सोचिए, घर चलाने के लिए लोन, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लोन, यही क्रेडिट आगे बढ़ने का फिल है, राइट। तो जब कोई बैंक या लेंडर पैसा देता है और बॉरोवर प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस करने का, उसे ही बोलते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सिंपल भाषा में, ठीक है। लेकिन हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। अगर क्रेडिट का यूज गलत तरीके से हो, जैसे कि गलत बॉरोवर को लोन देना या टाइम पे रिपेमेंट मॉनिटर ना करना, तो बैंक के लिए खतरा बढ़ जाता है, समझे। यह हुआ था जापान। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में। ये कब हुआ था दोस्तों? ये जापान में हुआ था, राइट। जापान में दोस्तों 1990s और यूएस में 2008 के क्राइसिस में, जब बैड लोन ने सिस्टम हिला दिया था। इसीलिए बैंक को ज़रूरत होती है स्मार्ट क्रेडिट मैनेजमेंट की, जिसमें वो चेक करते हैं कि किस कस्टमर को पैसा देना सेफ होगा और किस पे रिस्क ज़्यादा है। क्रेडिट रिस्क यानी बॉरोवर अगर पैसा टाइम पे ना दे तो बैंक को क्या नुकसान होगा, यह समझना जरूरी है। यही होता है क्रेडिट रिस्क। कई बार क्या होता है, बॉरोवर पैसा नहीं देता, कभी पूरा पैसा वापस नहीं मिलता। ये होता है डिफ़ॉल्ट और रिकवरी रिस्क। तो दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बॉरोवर जो है पैसा नहीं देता, राइट, कभी पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, रिकवर नहीं होता। तो ये 2 तरह के रिस्क होते हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क और रिकवरी रिस्क। और अगर एक ही टाइप के कस्टमर को ज़्यादा लोन दिए या एक ही इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो आ जाता है कंसंट्रेशन रिस्क या कोरिलेशन रिस्क। कंसंट्रेशन मतलब कि आपने एक्सपोजर बढ़ा दिया है, एक तरह का लोन ज़्यादा दे दिया है और एक ही इंडस्ट्री पे, ठीक है। देखिए लिखा है ना, रिस्क ऑफ साइमल्टेनियस डिफॉल्ट। साइमल्टेनियस डिफॉल्ट हो रहा है क्योंकि बॉरोवर इंडस्ट्री में कुछ कॉमन फैक्टर के कारण, इसको बोलते हैं कोरिलेशन रिस्क। और सिंपल सी बात है, क्रेडिट एक पावर है, लेकिन बिना कंट्रोल के वो डेंजर भी बन सकता है। चलिए अब मैं आपको और भी तरह के रिस्क के बारे में समझाता हूँ। तो रिस्क मिटिगेशन का मतलब यही होता है कि आप क्रेडिट और रोबस्ट रिस्क असेसमेंट, क्रेडिट रिस्क को मॉनिटर कीजिए और रोबस्ट रिस्क असेसमेंट सिस्टम को लाइए। अब दोस्तों, एक होता है हमारा पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट कल्चर। अब दोस्तों, एक इंडिविजुअल बॉरोवर का रिस्क अलग होता है, लेकिन जब आप पूरे ग्रुप ऑफ बॉरोवर को एक साथ देखते हैं, तो अक्रॉस अलग अलग इंडस्ट्री, अक्रॉस अलग अलग सेक्टर, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क। मतलब आपने क्या किया है कि ग्रुप ऑफ बॉरोवर को एक साथ देखते हैं, राइट, अलग इंडस्ट्री में, अलग सेक्टर में, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क। यह देखता है कि क्या एक साथ कई बॉरोवर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, क्या उनका रिस्क कनेक्टेड है। यही होता है दोस्तों हमारा डिफ़ॉल्ट करेक्शन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा जो कि मिलेगा आपको, डिफ़ॉल्ट करेक्शन। क्या होता है ये समझिए। एक इंडिविजुअल बॉरोवर का रिस्क अलग होता है, लेकिन जब आप पूरे ग्रुप ऑफ बॉरोवर को एक साथ देखते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर में, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, समझे। और दोस्तों, यह देखता है कि क्या एक साथ कई बॉरोवर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, क्या उनके रिस्क कनेक्टेड हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ़ॉल्ट करेक्शन, समझे। अब दोस्तों, बॉरोवर अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने हाईलाइट किया कि हमें पोर्टफोलियो लेवल रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब उसके बाद दोस्तों एक आता है, बॉरोवर अलग तरह के होते हैं। कुछ गवर्नमेंट वाले होते हैं, कुछ हमारे बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, कुछ छोटी कंपनी होती है, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ रिटेल कस्टमर होते हैं। सबका अपना अपना रिस्क लेवल होता है। इसीलिए बैंक सबसे पहले हर बॉरोवर की क्वालिटी एसेस करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड आपको दिखेगा, वो लिखा हुआ है क्वालिटी असेसमेंट। क्वालिटी एसेस करना जरूरी है। फिर पोर्टफोलियो लेवल पे टोटल रिस्क को समझते हैं। देखिए, लोन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है हर लोन का ध्यान रखना, अच्छे बॉरोवर चूज करना, रिस्की से बचना, रिस्की बॉरोवर से बचना। अब जो 2008 का जो आपका क्राइसिस आया था, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी जिसको बोलते हैं, दोस्तों उसने दिखाया है कि सिर्फ बॉरोवर लेवल कंट्रोल काफ़ी नहीं है, आपको पोर्टफोलियो लेवल प्लानिंग भी जरूरी है। आज के टाइम में बैंक यूज करते हैं एनालिटिक्स और टेक्निकल टूल जो उन्हें अर्ली वार्निंग देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एसएमए क्या है? अर्ली वार्निंग टूल ही तो है, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं, जिससे रिस्क पहले पकड़ा जा सके। अब बात करते हैं 2 तरह के रिस्क की। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, जो पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप रेसेशन ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, राइट। आप सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते।
सकते, क्योंकि पूरे अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ता है। फिर एक होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो सिर्फ किसी एक बोरोवर या इंडस्ट्री का होता है, और इसे हम डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, समझे। तो बैंक का सक्सेस इसी में है कि वो स्मार्टली क्रेडिट रिस्क को मैनेज करे, रिस्क को समझे, रिस्क को मेजर करे, रिस्क को मॉनिटर करे और रिटर्न को मैक्सिमाइज करे, समझे। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्रेडिट कल्चर। क्रेडिट कल्चर का मतलब क्या होता है कि एक बैंक का माइंडसेट, उनकी वैल्यूज़, उनकी बिलीफ, उनकी बिहेवियर रिगार्डिंग लोन। अगर कल्चर स्ट्रांग है तो रिस्क टेकिंग भी समझदारी से होता है। यदि कल्चर वीक है, इसका मतलब कि गलत बॉरोवर को लोन देना और ऑब्जेक्टिव से मिस करना। इसलिए ज़रूरी है कि हर एम्प्लॉय छोटे से लेकर टॉप लेवल तक क्रेडिट कल्चर को समझे और रिस्पॉन्सिबली फॉलो करे। देखिए वही चीज़ बताया जा रहा है, क्रेडिट कल्चर, समझे। क्रेडिट कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा है, कल्चरल वेरिएशन। आइए समझते हैं क्या होता है दोस्तों ये इसको। दोस्तों हर बैंक का अपना एक क्रेडिट कल्चर होता है। कुछ बैंक होते हैं कंजर्वेटिव, राइट। कंजर्वेटिव का मतलब कि जो सिर्फ सेफ बॉरोवर को ही लोन देते हैं, और कुछ लोग होते हैं एग्रेसिव, यानी जहाँ ज़्यादा रिस्क लेते हैं लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कंजर्वेटिव और क्या बताया आपको, एग्रेसिव, ठीक है। लेकिन असली स्मार्टनेस होती है एक बैलेंस्ड अप्रोच में, समझे, जहाँ पे एसेट क्वालिटी, ग्रोथ और अर्निंग तीनों का बैलेंस बनाया जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब पॉलिसीज़ और प्रोसेस क्लियर हो। अब बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क की। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क, समझने का प्रयास कीजिए। यह एक 360 डिग्री सिस्टम होता है जो डिफाइन करता है कि पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, कौन किस रोल में होगा और कौन सिस्टम से मॉनिटर करेगा रिस्क, राइट। पॉलिसी, स्ट्रेटजी, किस रोल में कौन होगा, कौन सिस्टम से मॉनिटर करेगा रिस्क। जो भी क्रेडिट स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होती है, यानी बोर्ड के अप्रूवल से मिलती है, जिसमें डिफाइन होता है रिस्क एपेटाइट, यानी कितना रिस्क बैंक लेने को रेडी है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो भी क्रेडिट स्ट्रेटजी होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होती है। इसमें डिफाइन होता है रिस्क एपेटाइट कितना है, यानी कितना रिस्क बैंक लेने को तैयार है। स्ट्रेटजी बनाते वक्त दोस्तों बैंक यह सोचता है कि किस सेक्टर, किस एरिया, किस मार्केट या करेंसी में लोन देना चाहिए और किस ड्यूरेशन के लिए, ये सब कुछ देखी जाती है जब भी स्ट्रेटजी बनती है, तो समझे। और यह स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंटिन्यूटी को ध्यान में रखती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंटिन्यूटी, राइट। तो यह स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंटिन्यूटी को ध्यान रखती है। इकोनॉमी के अप एंड डाउन के बावजूद परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है। सीनियर मैनेजमेंट का काम होता है यह स्ट्रेटजी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज और प्रोसीड्यूर के थ्रू। और हर लोन पॉलिसी बनाई जाती है इस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने के लिए, जिसका परफॉर्मेंस ट्रैक करता है MIS। MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बिजनेस का एक गोल होता है पैसा कमाना, लेकिन वो रिस्क को समझ के होना चाहिए। तो बैंक इंडिविजुअल लोन और पूरे पोर्टफोलियो दोनों पे देखता है क्या रिटर्न मिल रहा है वर्सेस हमने क्या रिस्क लिया है। जैसे कि ROE देखता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ROA देखता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। ये सभी परफॉर्मेंस मेजर होकर करते हैं। लेकिन अगर बैंक ने एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट रखा हो तो रिस्क भी हाई होता है और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। यदि उसका टोल, मैंने बोला था ना, कंजर्वेटिव अप्रोच कुछ लेते हैं, कुछ एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं। यदि मान लीजिए बैंक ने अपना गोल जो है रखा है एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट, तो रिस्क हाई होगा और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। तो जो रिस्क एपेटाइट है वो डिसाइड करता है कि बैंक कितना रिस्क ले सकता है, उसकी कैपिटल, उसकी लिक्विडिटी, उसकी फंडिंग कॉस्ट के बेसिस पे। तो रिस्क एपेटाइट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, बैंक का कैपिटल कितना है, बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड कितनी है, बैंक की लिक्विडिटी कितनी है, इन पे डिपेंड करता है। वहीं अगर लो रिस्क एपेटाइट हो तो बैंक सेफ और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि रिस्क एपेटाइट लो रहेगा तो बैंक सेफ और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा। तो बॉटम लाइन यह है कि हर लोन पोर्टफोलियो को इतना प्रॉफिट देना चाहिए जितना रिस्क उसमें लिया गया है। अगर रिस्क के हिसाब से प्राइसिंग नहीं हुई तो बैंक के अर्निंग में वोलेटिलिटी आ सकती है। ये बॉटम लाइन है, समझे। तो मतलब कि हर लोन पोर्टफोलियो को इतना प्रॉफिट तो देना चाहिए जितना रिस्क उसमें लिया गया है, समझे बात को। अब हम थोड़ा बात करते हैं, तो यही देखिए लो रिस्क एपेटाइट है तो कंजर्वेटिव बैंक का फोकस होता है लो रिस्क लोन पे, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर रिटर्न से। दोस्तों जब बैंक किसी को लोन देता है ना तो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, वो अपने डिपॉजिटर और शेयर होल्डर का भरोसा भी दे रहा है। इसीलिए हर लोन का एक सही प्राइस फिक्स किया जाता है। दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो PDF हो, वीडियोज़ हो, इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स हो, कैप्सूल कंटेंट हो, हमारे कैप्सूल कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा जिस पर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कोर्स का लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप रिस्क मैनेजमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि जब बैंक किसी को लोन देता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहा है, वो अपने डिपॉजिटर और शेयर होल्डर का भरोसा भी दे रहा है। इसलिए हर लोन का एक सही प्राइस फिक्स किया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइसिंग ऑफ लोन,
समझे बात को। तो इसमें ताकि कैपिटल सेफ रहे और रिटर्न भी मिले। तो दोस्तों यही गाइड करता है कि बैंक का लोन पॉलिसी, बैंक के लोन पॉलिसी में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कितना रिस्क लेना है, किस तरह के बॉरोवर को लोन देना है, एसेट क्वालिटी का लेवल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हर बैंक की पॉलिसी अलग अलग होती है, उनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। कई बैंक ज़्यादा रिस्की बॉरोवर ले सकते हैं, राइट, कहीं बैंक ज़्यादा रिस्की बॉरोवर ले सकते हैं, कहीं सिर्फ सेफ प्लेयर के साथ काम करते हैं। अब आती है बात ड्यू डिलिजेंस की, यानी लोन देने से पहले बॉरोवर की पूरी जांच। बैंक देखता है कि बॉरोवर पैसा वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जो बैंक के बिजनेस को डेंजर में डाल दे। और ये ड्यू डिलिजेंस रिस्क के लेवल के हिसाब से होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क उतनी गहरी इन्वेस्टिगेशन। और यह सिर्फ एक बार नहीं, पूरे रिलेशनशिप के दौरान चलता रहता है। तो पर्पज इसका सिंपल है, रिस्की लोगों से बचना और यह समझना कि बॉरोवर का बिजनेस, लोकेशन और इंडस्ट्री कितनी सेफ है, समझे। लोन अप्रूव करने के प्रोसेस भी स्ट्रांग होने चाहिए ताकि पोर्टफोलियो क्वालिटी बनी रहे। अब अप्रूवल दो तरीके से होता है, एक होता है कमिटी बेस्ड अप्रूवल, यानी कि जिसमें कलेक्टिव डिसीजन होता है, स्लो होता है लेकिन सेफ होता है, और एक होता है इंडिविजुअल अथॉरिटी, फास्ट डिसीजन होता है लेकिन अगर एक्सपीरियंस कम हो तो रिस्क ज़्यादा है। तो मैंने बताया ना, लोन अप्रूवल का दो प्रोसेस होता है, राइट, दो तरीके होते हैं, कमिटी बेस्ड अप्रूवल होता है, इंडिविजुअल अथॉरिटी अप्रूवल होता है। कमिटी बेस्ड में क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है, और इंडिविजुअल अथॉरिटी में क्या होता है, फास्ट डिसीजन लेना होता है। अगर एक्सपीरियंस कम हो तो रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये दो चीज़ होती हैं, कमिटी बेस्ड और एक क्या बताएं आपको, इंडिविजुअल अथॉरिटी। इंडिया में लैडर्ड अप्रोच ज़्यादा चलता है, क्या चलता है, लैडर्ड अप्रोच। छोटे लोन 1% अप्रूव करता है, बड़े और रिस्की लोन कमिटी हैंडल करता है, इसी को बोलते हैं लैडर्ड। मैंने बोला ना, दो तरीके होते हैं, राइट, अप्रूवल के, कमिटी बेस्ड कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, इंडिविजुअल अथॉरिटी फास्ट डिसीजन होता है, आगे एक्सपीरियंस कम रहा तो इंडिया में कैसा अप्रोच होता है, लैडर अप्रोच होता है। छोटे लोन 1% अप्रूव करेगा और बड़े और रिस्की लोन कमिटी हैंडल करते हैं। स्टैंडर्ड्स भी क्लियर होने चाहिए, जैसे कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, रिस्क लेवल के हिसाब से अप्रूवल लेवल डिसाइड होता है। अब दोस्तों किस बैंक ऑफिसर को कितनी पावर है लोन अप्रूव करने की, वो डिसाइड होता है उनके एक्सपीरियंस, लोन टाइप और रिस्क के बेसिस पे। और ट्रेनिंग से यह रिस्क और कम किया जा सकता है, यदि आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे ना तो यह रिस्क और भी कम हो जाएगा। लोन लिमिट भी फिक्स होता है, राइट, एक बॉरोवर को कितना मैक्सिमम दिया जा सकता है या पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपोजर कितना हो, ये होता है लोन लिमिट। कहीं और भी लिमिट होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन लिमिट, जैसे रियल एस्टेट एक ही सेक्टर में ज़्यादा लोन ना हो जाए। ज्योग्राफिक लिमिट, बैंक किस एरिया में लोन दे रहा है और स्टाफ की एक्सपर्टाइज वहाँ के लिए कितनी है। लोन टाइप प्रेफरेंस, यानी जैसे कुछ बैंक स्टार्टअप को अवॉइड करते हैं या गैम्बलिंग रिलेटेड बॉरोवर से दूर रहते हैं। अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब ये भी फिक्स होते हैं जिसमें बॉरोवर का कैश फ्लो, ऑडिटेड रिपोर्ट सब चेक किए जाते हैं, स्पेशली जब लोन अमाउंट ज़्यादा हो। और फाइनली आता है कोलेट्रल और प्राइसिंग। कोलेट्रल का टाइप क्या है, उसकी वैल्यू कितनी कवर करेगी लोन को, और लोन का इंटरेस्ट रेट, यह सब डिसाइड करता है कि बैंक अपना कॉस्ट कवर कर पाएगा भी या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही जरूरी होती है, जैसे कि इंटरनल नोट्स, लीगल डॉक्स, मॉर्गेज पेपर, सब कुछ सिस्टम के थ्रू होता है ताकि लोन का रिकॉर्ड क्लियर हो। ये होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं पॉलिसी एक्सेप्शन की। दोस्तों बैंक की क्रेडिट पॉलिसी एक स्ट्रिक्ट रूल बुक के जैसी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पॉलिसी फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, इसे कहते हैं पॉलिसी एक्सेप्शन, जैसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या अनयूजुअल अंडर राइटिंग टर्म। लेकिन ऐसे केस में भी प्रॉपर एनालिसिस, मिटिगेशन और मॉनिटरिंग जरूरी होती है, और अगर एक्सेप्शन मेजर हो तो सीनियर लेवल अप्रूवल भी मैंडेटरी होता है, समझे। उसके बाद दोस्तों हर बैंक का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है ताकि क्रेडिट रिस्क क्लियरली मैनेज हो सके। सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो क्रेडिट रिस्क पॉलिसी अप्रूव करता है, स्ट्रेटजी डिसाइड करता है, हर साल पॉलिसी का रिव्यू भी करता है। बोर्ड यह इंश्योर करता है कि सीनियर मैनेजमेंट बैंक के क्रेडिट एक्टिविटीज़ को रिस्क स्ट्रेटजी और लिमिट के अंदर रखें। लिमिट रखा गया है ना, उसके अंदर रखना जरूरी है। और ये कौन इंश्योर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कौन किसका काम है, सीनियर मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। क्रेडिट एक्टिविटी को रिस्क स्ट्रेटजी और लिमिट के अंदर रखा जाए। और कम्युनिकेशन सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं होता, बॉटम अप भी कम्युनिकेशन होता है, टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप भी है। लाइन मैनेजर जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनका फीडबैक बोर्ड तक जाता है ताकि पॉलिसी रियल टाइम चैलेंज के हिसाब से इंप्रूव हो सके। अब रियल टाइम चैलेंज तो आएगा ही आएगा, उस हिसाब से पॉलिसी इंप्रूव हो। अब बात करते हैं की कमिटीज़ की। तो पहला कमेटी होता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड का एक सब कमेटी होता है जिसमें सीईओ और रिस्क हेड होते हैं, राइट। तो बोर्ड के सब कमेटी में सीईओ होंगे, रिस्क हेड होते हैं। यह बैंक का ओवरऑल इंटीग्रेटेड रिस्क पॉलिसी बनाता है इंक्लूडिंग क्रेडिट रिस्क। एक होता है RCBOD, यानी दोस्तों रिस्क कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्रेडिट मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कमेटी के बीच कोऑर्डिनेशन करता है।
RCBOD का फुल फॉर्म क्या बताया आपको? रिस्क कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्रेडिट मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क कमिटी के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा। इसका काम होता है इंश्योर करना कि पूरी बैंक एक कॉमन रिस्क पॉलिसी लैंग्वेज हो, पूरी बैंक में एक कॉमन रिस्क पॉलिसी लैंग्वेज हो। तो इसे याद रखिएगा, RCBOD क्या होता है? रिस्क कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्रेडिट मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क कमिटी के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। अब आता है CRMC यानी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, जो CEO या ED लीड करते हैं। कौन लीड करेगा? CEO या ED। ठीक है, RCBOD जो है कोऑर्डिनेट करता है ALCO के साथ, CRMC के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूरी बैंक में कॉमन रिस्क पॉलिसी लैंग्वेज ये इंश्योर करना RCBOD का काम है। CRMC क्या करता है कि क्रेडिट ट्रेजरी CRMD के हेड और चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं। किसमें? CRMC में। ये करता क्या है कि बोर्ड की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, बैंक वाइड कॉम्प्लाइंस इंश्योर करना, रिस्क लिमिट का ध्यान रखता है, अप्रूवल के पावर डिलीगेट करता है, प्राइसिंग और कोलेटरल स्टैंडर्ड फिक्स करता है। कौन? CRMC। समझे? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो क्रेडिट ट्रेजरी CRMD के हेड होते हैं, बोर्ड की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, बैंक वाइड कॉम्प्लाइंस इंश्योर करना, रिस्क लिमिट का ध्यान रखना, अप्रूवल का पावर डिलीगेट करना। समझे? प्राइसिंग कोलेटरल स्टैंडर्ड फिक्स होता है। और एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है CRMD यानी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यह एक इंडिपेंडेंट टीम होती है जो बैंक के हर क्रेडिट रिस्क को ट्रैक करती है और इंश्योर करती है कि वो लिमिट के अंदर रहे। तो CRMD का काम होता है रिस्क पैरामीटर इन्फोर्स करना, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना, पोर्टफोलियो क्वालिटी मॉनिटर करना, लोन रिव्यू और ऑडिट करना। अगर कहीं रिस्क या वीकनेस दिखती है तो CRMD तुरंत एक्शन लेता है ताकि पोर्टफोलियो क्वालिटी प्रोटेक्टेड रहे। तो सिंपल भाषा में बोलें तो बैंक के अंदर अलग अलग लेवल पे क्रेडिट रिस्क के सुपर हीरोज बैठे हुए हैं। जो पॉलिसी बनाते हैं बोर्ड बनाएगा, इंप्लीमेंट करेंगे सीनियर मैनेजमेंट करेगा, उसका हर कॉर्नर से ध्यान रखेंगे जैसे CRMD रखता है, ताकि बैंक सेफ भी रहे और प्रॉफिटेबल भी रहे। अब दोस्तों बात आती है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन फेजेस की। बैंक का जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके हर स्टेप पे एक प्लान जर्नी की तरह होते हैं, जिसमें 3 मेजर फेजेस होते हैं। वो 3 मेजर फेज है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे नए क्लाइंट से रिलेशन बनता है और बिजनेस लाना होता है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यहाँ होता है डील की रिस्क असेसमेंट, प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पे ओवरऑल लोन बुक का हेल्थ चेक होता है, कौन सा लोन रिस्क में जा रहा है, कौन से सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, सब देखा जाता है हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मैंने आपको 3 लेवल बताया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नए क्लाइंट से रिलेशन बनाना, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओवरऑल लोन बुक का हेल्थ चेक करना। अब बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन की। राइट, तो ये 3 चीज़ आपको बताया। रिस्क मिटिगेशन इसका मतलब है कि बैंक अपने क्रेडिट डिसीजन को मार्केट की डिमांड और इंडस्ट्री के रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन करता है। रिस्क को मिटिगेट करना मतलब क्या होता है कि अपने क्रेडिट डिसीजन को बैंक का अपना क्रेडिट डिसीजन है उसको मार्केट का जो डिमांड है और इंडस्ट्री का जो रिस्क प्रोफाइल है उसके साथ अलाइन करना। और इस पूरे प्रोसेस में क्लाइंट से रिलेशनशिप बना के रखना भी जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट की ग्रोथ होगी तो बैंक का प्रॉफिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि बैंक अपने क्रेडिट डिसीजन को मार्केट की डिमांड और इंडस्ट्री के रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन करेगा। ठीक है, तो क्लाइंट की ग्रोथ जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अब चलते हैं बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की तरफ। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं एक बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस। बिजनेस रिस्क यानी ऑपरेटिंग रिस्क। सोचो कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है लेकिन अचानक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया या उसके इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम आ गई, जैसे टेलीकॉम या रियल एस्टेट में। तो ये सब एक्सटर्नल या सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, और अगर मैनेजमेंट भी वीक हो तो बिजनेस रिस्क और बढ़ जाता है। ये होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, सोर्सेज आपको समझा दिया। अब दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या होता है कि यह मोस्टली अंदर का खेल होता है, जैसे वीक बैलेंस शीट, कैश फ्लो इशू, लॉसेस। अगर पैसा सही से मैनेज नहीं हो रहा है या एक्सटर्नल चैलेंज के साथ अडेप्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक कंपनी बंद हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिस्क मैट्रिक्स। अब मैजिक तब होता है जब दोनों रिस्क मिलते हैं। यदि हमारा लो बिजनेस और लो फाइनेंशियल रिस्क है तो वेरी लो क्रेडिट रिस्क रहेगा, तो ये सेफ जोन है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपका हाई ऑपरेटिंग और हाई बिजनेस और हाई फाइनेंशियल रिस्क है तो क्रेडिट रिस्क बहुत हाई हो जाएगा, ये डेंजर जोन है। तो दोस्तों, जब बैंक किसी बोरोवर को लोन देता है ना, तो वो सिर्फ उसकी बैलेंस शीट नहीं देखता, वो पूरी कहानी पढ़ता है, उसकी इंडस्ट्री का रिस्क देखता है, उसका मैनेजमेंट देखता है, उसकी फाइनेंशियल देखता है, सब कुछ देखता है। इस कंबाइंड अप्रोच से ही एक स्मार्ट बैंकर बनता है CAIB लेवल का क्रेडिट वॉरियर। समझ रहे हैं बात को? तो दोनों को पढ़ना जरूरी है, ऑपरेटिंग वाले को भी पढ़िए, फाइनेंशियल वाले को भी पढ़िए।
ऑपरेटिंग का मैंने बताया ना कि अब जैसे कुछ एक्सटर्नल ऐसा कंडीशन आ गया जिस कारण से वो पार्टिकुलर सेक्टर ही गलत परफॉर्म कर रहा है, और कुछ इंटरनल फैक्टर भी होता है जिसको फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आते हैं। तो सब कुछ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग डिफरेंट रिस्क लेवल की बात करते हैं। दोस्तों, एक बोरोवर का रिस्क लेवल समझना मतलब उसकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट चेक करना, बिजनेस और फाइनेंस दोनों एंगल से। मैंने आपको दोनों एंगल समझा दिया, बिजनेस मतलब ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग वाला, और फाइनेंस यानी कि इंटरनल वाला। चलिए समझते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन। पहला, लो ऑपरेटिंग और लो फाइनेंशियल रिस्क। एकदम सॉलिड कंपनी है, बिजनेस स्टेबल रहेगा, पैसा भी स्ट्रांग रहेगा, लिक्विडिटी मस्त रहेगी, मार्केट में डिमांड है, बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं लो इंटरेस्ट के लिए, तो रिस्क बिल्कुल कम है। अब दूसरा केस लीजिए लो ऑपरेटिंग और मीडियम फाइनेंशियल रिस्क को। यह मतलब कि बिजनेस ठीक है लेकिन पैसा टाइट चल रहा है, लिक्विडिटी इशू हो सकती है, लेकिन अगर फाइनेंस सुधर गया तो क्रेडिट वर्दिनेस भी बेटर हो सकता है। फिर है आपका नेक्स्ट केस मीडियम ऑपरेटिंग एंड लो फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, उससे पहले ये छूट गया, लो ऑपरेटिंग एंड मीडियम और हाई फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब कि बिजनेस ठीक है लेकिन पैसा टाइट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मीडियम ऑपरेटिंग प्लस एनी फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वह कंपनी होती है जो कंपटीशन फेस कर रही होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब यही होता है, कभी चलती है कभी गिरती है, राइट। अगर पैसा स्ट्रांग है तो संभल जाती है, अगर पैसा भी वीक हो जाए तो क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी होता है। और लास्ट होता है हाई ऑपरेटिंग और दोस्तों हाई फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। ये सब बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, इसको बैंक दूर से नमस्ते करते हैं। क्यों? मैनेजमेंट वीक है, मार्केट अनसर्टेन है, पैसा भी टाइट है, इसका मतलब कि क्रेडिट लॉस होने का हाई चांस है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है मॉनिटरिंग का। तो दोस्तों, दूर से ही बैंक बोल देता है नमस्ते, मतलब आपको देना ही नहीं है। दोस्तों, क्रेडिट माइग्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे टाइम के साथ इंसान की हेल्थ बदलती है वैसे ही बोरोवर का रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता है, बेटर हो सकता है या वर्स हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्रेडिट माइग्रेशन। अब एक्सटर्नल रिस्क का सोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, इकोनॉमी का मूड स्विंग जो होता है उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। अब एक होता है हमारा रिसेशन, यानी जीडीपी गिरता है, स्पेंडिंग कम होती है, लोग जॉब खोते हैं और बैंक से एनपीए बढ़ जाते हैं। ट्रफ मतलब लोएस्ट पॉइंट होता है, यहाँ से रिकवरी की शुरुआत होती है। रिकवरी मतलब कि मार्केट में थोड़ी थोड़ी ऑप्टिमिज्म आ रही है, लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट चलता है और दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ने लगते हैं। फिर आता है हमारा पीक में क्या होता है दोस्तों कि सब कुछ बूमिंग है लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस और रिस्क की लैंडिंग होती है। क्रेडिट रिस्क यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। यदि पूछा जाए कि बिजनेस साइकिल के कौन से जोन में सबसे ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है तो जवाब दीजिएगा पीक, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है ना, लोग जो है रिस्की स्पेंडिंग कर रहे हैं, रिस्की लैंडिंग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, रेसेशन में वो सेक्टर सर्वाइव करते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जैसे फार्मा, फूड या जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, समझे, वही सेक्टर रेसेशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, बोरोवर की क्रेडिट वर्दनेस सिर्फ उसके बैलेंस शीट से नहीं, मार्केट, इकोनॉमी, उसके बिजनेस का पल्स पकड़ के समझी जा सकती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। समझिए दोस्तों, बैंक लोन देते वक्त सिर्फ बोरोवर नहीं, पूरी इकोनॉमी की हालत भी देखनी पड़ती है। आइए समझते हैं कुछ बाहर के रिस्क फैक्टर जो क्रेडिट को डायरेक्टली हिट करते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोग खरीदते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब मिलते हैं, तो बिजनेस कमाता है और लोन भी सेव रहता है। लेकिन रिसेशन में क्या होता है, डिमांड गिरती है, सेल्स डाउन होती है, बोरोवर की ईएमआई भी मुश्किल हो जाती है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, नेशनल इनकम इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपने इसे पढ़ा है, राइट। मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये हमें जीडीपी निकालने का तरीका होता है कंजम्पशन मेथड से। यह सब देख के समझते हैं कि इकोनॉमी हेल्दी है या बीमार है, समझे। अब होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब कि जब चीज़ें महंगी होती है, कॉस्ट बढ़ जाता है, स्पेशली उन फर्म के लिए जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन का बर्डन है, पहले से बर्डन है, ऊपर से क्या हो रही है, कॉस्ट बढ़ गया, चीज़ें महंगी हो गई। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन मतलब कि चीज़ें महंगी हो रही है, पता है आपको, और उन फर्म के लिए जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन का बर्डन है। तो इसमें आरबीआई क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि लोग कम खरीदें, पर इसका इफेक्ट होता है प्रॉफिट और फॉरेक्स पे, राइट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन हो गई है तो लोग कम खरीदेंगे, पर इसका इफेक्ट होता है प्रॉफिट और फॉरेक्स पे। डिफ्लेशन में क्या होता है दोस्तों कि जब डिमांड गिर जाती है, जैसे लॉकडाउन के टाइम डिमांड गिर गई थी, प्राइस गिरने लगती हैं, सेल्स नहीं होती हैं, बिजनेस बंद हो जाता है, तो बोरोवर के फाइनेंशियल हेल्थ पे इन दोनों का डीप इम्पैक्ट होता है। अब एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। यह देखते हैं कि देश का कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया, देश ने कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया, लोन कितना लिया, एसेट कितने खरीदे या बेचे। अगर ज़्यादा इंपोर्ट और कम एक्सपोर्ट हुआ तो रुपये गिरता है, फॉरेक्स रेट अनस्टेबल होता है, समझे। यदि ज़्यादा इंपोर्ट आप कर रहे हैं तो बैंक का क्रेडिट भी रिस्क माना जाता है, राइट।
स्पेशली जिनके जिनके बोरोवर फॉरेन एक्सपोजर में है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है पॉलिटिकल रिस्क। राजनीतिक हालत अगर अनस्टेबल हो, जैसे राइट हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, वार हो रहा है, तो बिजनेस बंद हो सकते हैं, पैसा फेस सकता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी करेंसी कंट्रोल या एसेट कन्फिस्केशन भी हो जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो मतलब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, क्रेडिट सेफ होगा। एक होता है फिजिकल पॉलिसी, यानी सरकार टैक्स, लोन और खर्चे के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करती है ना। अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो गया है तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है और यह क्रेडिट रिस्क को बढ़ा देता है। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, पैसा सप्लाई, मनी सप्लाई और फॉरेक्स कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, लेकिन लोन लेने वाले फर्म की लग जाती है, राइट। फिर मॉनेटरी और पॉलिटिकल रिस्क ऑफन इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। स्मार्ट बैंकर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर से एक्सटर्नल रिस्क को ट्रैक करता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, बोरोवर की परफॉर्मेंस सिर्फ उसके ऊपर नहीं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन, आरबीआई, सरकार सब मिलकर डिसाइड करते हैं। यही पूरी एक्सटर्नल रिस्क फ्रेमवर्क होता है जो एक सक्सेसफुल बैंकर को समझना चाहिए। अब जरा इंडस्ट्री रिस्क एनालिसिस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब बैंक किसी बिजनेस को लोन देता है तो सिर्फ उस कंपनी को नहीं, पूरे इंडस्ट्री का पल्स चेक करता है। आइए समझते हैं कैसे इंडस्ट्री रिस्क को एनालिसिस किया जाता है। इंडस्ट्री का हेल्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसी कंपनी की रिपेमेंट कैपेसिटी। अगर इंडस्ट्री लॉस में जा रहा हो तो टॉप कंपनी भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। तो बैंक क्या देखता है? बैंक देखता है सरकार ने क्या एक्शन ली है, सरकार का डिसीजन, जैसे ड्यूटी कट किया, टैक्स चेंज किया, प्रॉफिट ऊपर या नीचे जा सकता है ना, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिसीजन। फिर देखता है इंडस्ट्री रिस्क, इंडस्ट्री की हेल्थ। नए प्लेयर आए या बिजनेस सप्लायर पावरफुल हो गए तो प्राइस वार शुरू हो जाती है, प्रॉफिट घटना शुरू हो जाता है। फिर आता है हमारा ग्रोथ ड्राइवर। ग्रोथ ड्राइवर क्या होता है? जैसे कंस्ट्रक्शन का ड्राइवर है हाउसिंग और इंफ्रा, अगर यह स्लो हुआ तो पूरा सेक्टर डाउन हो जाएगा। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, हर इंडस्ट्री एक लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ साइकिल होता है दोस्तों। बैंकर को देखना पड़ता है कि कहाँ खड़े हैं हम। एक होता है पायनियर स्टेज, नया मार्केट है, सेल्स कम हो रही है, रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। रैपिड ग्रोथ मतलब डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, प्रॉफिट हाई है, कंपटीशन कम है, सब खुश हैं। मैच्योरिटी ग्रोथ मतलब ग्रोथ स्लो हो जाता है, नए इंट्रेंट आके मार्जिन दबा देते हैं। फिर होता है हमारा स्टेबलाइजेशन स्टेज, मतलब मार्केट स्टेबल है, प्रॉफिट मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। और फाइनली आता है डिक्लाइन स्टेज, डिमांड गिर जाती है, राइट, नए टेक्नोलॉजी या सब्स्टिट्यूट जगह लेने लग जाते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, डिक्लाइन स्टेज। तो दोस्तों, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को अवॉइड करो या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। फिर दोस्तों, गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो सरकार जब किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर एनर्जी, तो लोन देना सेफर हो जाता है, लोन देना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब डिस्करेज करती है, जैसे गुटखा, टोबैको, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो सरकार जब भी किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी ना, तो फिर लोन देना आसान हो जाता है, और जब भी किसी को डिस्करेज करेगी तो लोन देना डिफिकल्ट हो जाता है। स्टेट और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टेबिलिटी के लिए। अब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री ग्रो करेगी जब उसके पास 5M होंगे। 5M क्या होता है? मनी, मैन पावर, मशीन, मटेरियल और मैनेजमेंट। जैसे चाइना को सस्ती लेबर का फ़ायदा है, इंडिया को सॉफ्टवेयर टैलेंट का एज है, गुजरात में पोर्ट और टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल सब का एडवांटेज है। यह सब देख के बैंक डिसाइड करता है लोन देना सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ कंपनी बैलेंस शीट से काम नहीं चलेगा, इंडस्ट्री की हेल्थ, उसका ग्रोथ, उसका स्टेज, सरकारी सपोर्ट, उसके इनपुट फैक्टर, इन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, तभी तो क्रेडिट रिस्क सही से मैनेज होगा, समझे। अब बात करते हैं साइक्लिकलिटी ऑफ इंडस्ट्री की। दोस्तों, कुछ इंडस्ट्री बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन और केमिकल। जब इकोनॉमी स्लो हो तो कंस्ट्रक्शन रुकता है, और उसके साथ सीमेंट, पेंट जैसे सेक्टर भी इम्पैक्टेड होते हैं। कुछ पे तुरंत असर पड़ता है, कुछ पे थोड़ा डिले से असर पड़ता है, बट इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी की। एक बिजनेस का प्रॉफिट काफ़ी कुछ इंडस्ट्री के प्रॉफिट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, यानी बिजनेस का जो प्रॉफिट है उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रॉफिट पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा। इसके लिए यूज करते हैं पोर्टर का ना 5 फोर्स मॉडल है, जिसमें देखा जाता है कंपटीशन, नए इंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सप्लायर और बायर की पावर। क्या क्या चीज़ देखा जाता है? कंपटीशन, सब्स्टिट्यूट, न्यू इंट्रेंट, बायर, सप्लायर पावर। यही फोर्स डिसाइड करती हैं प्रॉफिट की मार्जिन कितनी मिलेगी। 2008 क्राइसिस में भी यही फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट किए थे। अब एक होता है हमारा पीर ग्रुप एनालिसिस। बैंक लोन देने से पहले कंपेयर करता है कि बोरोवर को उसके कॉम्पिटिटर के साथ, जैसे क्या करेगा बैंक, बोरोवर को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेगा लोन देने से पहले, जैसे रिवेन्यू, मार्केट कैप, नेट इनकम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यह देखना जरूरी है कि इंडस्ट्री में बोरोवर का स्टैंडिंग क्या है।
स्ट्रॉन्ग पीर कंपैरिजन से पता चलता है लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक होता है हमारा एंटिटी लेवल रिस्क। एक ही इंडस्ट्री में दो कंपनी हो सकती है, एक सक्सेसफुल एक स्ट्रगलिंग। क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग, विजन और पॉलिसी पे। एंटिटी लेवल रिस्क एसेस करता है क्या बोरोवर टफ टाइम में खुद को संभाल पाएगा। फिर एक होता है हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बिजनेस की क्लियर विजन, क्लियर मिशन होना जरूरी है। अगर कंपनी के गोल मार्केट के हिसाब से अलाइन है और कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक स्मूथ है तो चांसेस ऑफ सक्सेस हाई होते हैं। फिर बात आती है बिजनेस स्ट्रैटेजी की। एक अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब है रिस्क कम करते हुए गोल अचीव करना। तो जो हमारा SWOT एनालिसिस है ना, उसे कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट समझती है। बैंकर देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी कितनी प्रैक्टिकल है। फिर आती है मैनेजमेंट एनालिसिस। चाहे बैलेंस शीट कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर मैनेजमेंट ही वीक है तो बिजनेस डूब सकता है। इसमें कुछ कुछ रेड फ्लैग लिखा गया है, जैसे वन मैन शो, पुअर कंट्रोल, लीगल इशू, ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय मोरल डाउन। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो है बेटर गवर्नेंस को इंडिकेट करता है, बेटर क्रेडिट वर्दीनेस को इंडिकेट करता है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। दोस्तों, जब फाइनेंशियल डिसीजन या पॉलिसी गलत होती है तो लॉस होता है। लोन देने से पहले फाइनेंशियल रिस्क का डीप एनालिसिस किया जाता है ताकि पता तो चले कि बोरोवर को कितना सपोर्ट चाहिए, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है। फिर आती है बात रेशियो एनालिसिस की। रेशियो एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जिससे पता चलता है कि बोरोवर का फाइनेंशियल हेल्थ और रिपेमेंट कैपेसिटी। फिर आती है बात लिक्विडिटी रेशियो की। दोस्तों, लिक्विडिटी रेशियो बताते हैं कि बोरोवर अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हैंडल करेगा या नहीं कर पाएगा। इसमें कुछ रेशियोज है, जैसे करंट रेशियोज, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोरोवर के पास शॉर्ट टर्म ड्यूज चुकाने के लिए काफ़ी एसेट हैं? राइट। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। राइट। बोरोवर को शॉर्ट ड्यूज, अब देखिए लायबिलिटी तो हमारा ड्यूज हो गया जो कि पे करना है इसको, और उसको चुकाने के लिए इसके पास करंट एसेट है या नहीं है, ये बताता है। फिर दोस्तों क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, जो कि हमारा फिक्स एसेट है, माइनस कर देंगे और उस बाय करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें क्विक रेशियो बताएगा। ठीक है। तो इन्वेंट्री को हटा के जो रियल कैश लाइक आइटम है उससे पेमेंट कैसे करेगा, यही होता है। फिर होता है कैश रेशियो। इसमें कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सबसे कंजर्वेटिव है कैश रेशियो, सिर्फ इंस्टेंट कैश या कैश इक्विवेलेंट ही आइटम देखता है। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल, यानी डेली ऑपरेशन के लिए काफ़ी क्वेश्चन है या नहीं है। NWC मतलब यही होता है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट प्रोटेक्शन के लिए। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल टू NWC टू करंट एसेट रेशियो। अच्छा, NWC को देखने का एक और जरिया है। क्या जरिया है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक फाइनेंस कर दी है तो बोरोवर अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से कितना पैसा जो है शॉर्ट टर्म इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्स से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी NWC को दिखाता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, एक होता है NWC टू करंट एसेट रेशियो। करंट एसेट कितने % तक श्रिंक हो सकते हैं फिर भी ड्यूज कवर हो जाए। तो दोस्तों, एक स्मार्ट बैंकर सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं देखता, वो पूरे इंडस्ट्री साइकिल, पीर कंपैरिजन, एंटिटी स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी एनालिसिस सब कुछ करता है। तो ये सब हमने लिक्विडिटी रेशियो की बात कर ली। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। दोस्तों, सॉल्वेंसी रेशियो देखता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कितनी स्टेबल है, यानी कंपनी ने कितना उधार लिया है और उसके चुकाने की पावर है या नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में देखता है। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म में देखता है, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में देखता है। तो सबसे पहला जो रेशियो आता है वो होता है गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? कितना पैसा इंटरेस्ट वाले डेब्ट से लाया है अपने भरसे अपने इक्विटी। तो इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट अपॉन नेटवर्थ प्लस नॉन रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉमिनेटर में डेब्ट है, डिनोमिनेटर में इक्विटी है। स्पेशली अगर इकोनॉमी डाउन हो जाए, ठीक है, तो हाई गियरिंग सिग्नल रिस्क इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। फिर एक होता है DER, ये भी हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। नॉमिनेटर में डेब्ट लिखते हैं, डिनोमिनेटर में इक्विटी लिखते हैं। अगर कंपनी के टोटल लायबिलिटी उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा हो गई है तो समझो रिस्क बढ़ गया है, बैलेंस होना चाहिए वरना क्राइसिस आ सकती है। फिर एक होती है DSCR, यानी डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। कंपनी अपने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो हमें DSCR बताता है। जितना ज़्यादा DSCR होगा उतना सेफ लोन देना है, समझे। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एमोटाइज एसेट प्लस इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कंपनी अपने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे पाएगी या नहीं। जितना ज़्यादा DSCR उतना ज़्यादा सेफ लोन देना होगा, समझे। तो ये होता है हमारा DSCR। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रेशियो भी होता है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट कितना है और क्या वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए काफ़ी है। तो हम क्या करते हैं कि जो EBIT है, PBIT को डिवाइड कर देते हैं फाइनेंस कॉस्ट है, यानी डेब्ट कितना ले रखा है। अगर ये रेशियो 1.5 से ज़्यादा है तो बोरोवर थोड़ा सेफ है।
फिर आता है डिविडेंड एंड इक्विटी रेशियो, इसमें आता है पे आउट रेशियो। देखिए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लेकिन कितना डिविडेंड दे रही है, कितना फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिटेन करे, दो ही चीज़ कर सकती है ना प्रॉफिट का, या तो वो डिविडेंड देगी या वो फ्यूचर के लिए रिटेन करेगी, तो उसके लिए पे आउट रेशियो होता है। पे आउट रेशियो बताता है डिविडेंड कितना दे रही है वर्सेस प्रॉफिट। अगर डिविडेंड प्रॉफिट से ज़्यादा दिया जा रहा है तो यह डेंजर सिग्नल है। फिर एक होता है रिटेंशन रेशियो, यानी कितना रिटेन कर रही है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी बिजनेस ग्रो करने के लिए संभाल के रख रही है। तो अभी तक हमने देखा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था डेब्ट इक्विटी रेशियो, डीएससीआर। डीएससीआर को फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी कुछ न्यूमेरिकल आता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एमोटाइज एसेट प्लस इंस्टॉलमेंट को दोनों में ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में हमारा केवल इंटरेस्ट होता है, राइट। तो डेब्ट को सर्विस करने की एबिलिटी है या नहीं है वो यह बताता है। फिर हमने आपको ले चलते हैं अगले रेशियो की तरफ, जो कि है हमारा ऑपरेशनल रेशियो, यानी डेली बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इससे पहला आता है सेल्स ग्रोथ, यानी पिछले साल के सेल्स के कंपैरिजन में करंट ईयर में ग्रोथ कितनी हुई, इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर कीजिए। एक होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कंपनी फिक्स एसेट का कितना एफिशिएंट यूज कर रही है सेल्स जनरेट करने के लिए। हायर इज बेटर, बट लीज एसेट का इम्पैक्ट भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ का बताया आपको, पिछले साल के सेल्स के कंपैरिजन में करंट ईयर में ग्रोथ कितनी हुई है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बताया, कंपनी फिक्स एसेट का कितना एफिशिएंट यूज कर रही है। फिर कुछ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं, जैसे कि यह रेशियो दिखाते हैं कि कंपनी अपने एसेट और कॉस्ट का कितना अच्छा यूज कर रही है। जैसे जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स के ऊपर कितना मार्जिन मिल रहा है, ठीक है, कॉस्ट माइनस करने के बाद, तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स करते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट आप जानते हैं ना, राइट। तो सेल्स के ऊपर कितना मार्जिन मिल रहा है, ठीक है, कॉस्ट माइनस करने के बाद। आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसके बाद आपको कितना मार्जिन मिल रहा है, ये प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिवाइडेड बाय नेट सेल। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी बिजनेस के कोर ऑपरेशन के बाद कितना प्रॉफिट बचा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200। फिर आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी सब कुछ माइनस करने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना बचा। तो लो एनपीएम का मतलब है कि बिजनेस वीक है और लैंडर से रिस्क ज़्यादा है। फिर कुछ आरओआई के रेशियोज होते हैं, यह रेशियो जज करते हैं कि कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी पैसा लगाया भी और कमाया भी, ठीक है, ये देखना होता है। फिर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एक नंबर या ग्रेड होता है जो बताता है कि बोरोवर अपने लोन या ऑब्लिगेशन को टाइम से रिपे करेगा या नहीं करेगा। यानी सिंपल से वर्ड में एक वर्ड बोलें तो बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है, कौन, क्रेडिट रेटिंग। तो दोस्तों एक स्मार्ट बैंकर या ये सब रेशियो का यूज करता है बोरोवर की असली पिक्चर को समझने के लिए। सिर्फ प्रॉफिट देखना काफ़ी नहीं होता, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, कैश फ्लो, स्ट्रेटजी सब चेक होता है, समझे। अब बात करें थोड़ा क्रेडिट रिस्क के बारे में, अभी हमने इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट देखिए, बैंक का मेन काम होता है लोन देना, और क्रेडिट रिस्क वही होता है जब बोरोवर पैसा वापस ना करे, ठीक है। अगर गलत बोरोवर को लोन दे दिया तो प्रॉफिट भी चला जाएगा, कैपिटल भी चला जाएगा, इसीलिए यह रिस्क सबसे डोमिनेंट माना जाता है, ठीक है। फिर आता है रेटिंग सिस्टम। रेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, उसको थोड़ा समझिए। अब समझ गया कि रिस्क है तो रेटिंग सिस्टम का यूज क्यों होता है। सबसे पहले इन्फॉर्म डिसीजन के लिए हर बोरोवर को एक रिस्क स्कोर देते हैं, इससे बैंक को समझ आता है कि किसको लोन देना सेफ है। क्रेडिट अप्रूवल, यानी रेटिंग डिसाइड करती है कि लोन अप्रूव होगी या नहीं होगी। प्राइसिंग, यानी जिसका रिस्क ज़्यादा उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा, सिंपल सी बात है। मॉनिटरिंग, हाई रिस्क बोरोवर को क्वार्टरली रिव्यू करते हैं। प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है कि रेटिंग से पहले से पता चल जाता है कि किस लोन का डिफ़ॉल्ट चांस ज़्यादा है और उसको बैकअप तय रखते हैं। इंक्रीमेंट रिस्क, यानी नए कस्टमर या फैसिलिटी से रिस्क बढ़ रहा है या नहीं, ये एसेस करना इंक्रीमेंटल रिस्क कर रहा है, मतलब कि हम नए कस्टमर को ला रहे हैं, नए फैसिलिटी ला रहे हैं, इस कारण से रिस्क बढ़ रहा है क्या। रेटिंग माइग्रेशन, यानी रेटिंग अगर गिर रही है तो बैंक अलर्ट हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी, फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन के से प्रॉफिट और मार्केट शेयर दोनों बदलता है। कुछ हमारे इंटरनल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, हर बैंक का अपना फॉर्मूला होता है, यह सिस्टम हर बैंक अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है, लेकिन आरबीआई के रूल को फॉलो करना पड़ता है। कुछ की फीचर्स दे रखे हैं, जैसे इंटीग्रेशन, रेटिंग सिस्टम के कुछ इंजन है, जैसे इंटीग्रेशन, यानी रिस्क मैनेजमेंट के कोर सिस्टम में यूज होता है इंटीग्रेशन। बोर्ड ओवरसाइट, बैंक के बोर्ड को पूरा कंट्रोल और मॉनिटरिंग का पावर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मतलब हर लोन को रेटिंग मिलती है। रेटिंग ग्रेड्स A1, B+, C, ये सभी न्यूमेरिक स्कोर हैं, हर एक बोरोवर का डिफॉल्ट रिस्क बताता है। ग्रेडिंग सिस्टम, क्लियर स्कोरिंग, अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा या दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। रेटिंग स्टैंडर्ड्स दोस्तों, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल रेशियो, इंडस्ट्री एनालिसिस और बिजनेस के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर यूज होते हैं। सेग्रीगेशन, यानी लोन देने वाले और रेटिंग करने वाले अलग अलग होते हैं ताकि बायस ना हो। तो लोन जो दे रहा है और जो रेटिंग कर रहा है वो दोनों अलग अलग होगा ताकि किसी प्रकार का बायस ना हो। एक्सटर्नल इंटरेक्शन, रेटिंग एजेंसी और रेगुलेटर के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरेक्शन। MIS रिपोर्ट, यह सिस्टम बैंक को हेल्प करता है एसेट क्वालिटी, रिस्क माइग्रेशन और पोर्टफोलियो ट्रेंड को समझने में। अब देखिए रेटिंग एक्सरसाइज कैसे तैयार होता है।
रिस्क रेटिंग। तो यह प्रोसेस डिटेल्ड होता है लेकिन लॉजिकल होता है। इसमें बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, हर रिस्क को वेट दीजिए, किस फैक्टर का कितना इम्पैक्ट है, की पैरामीटर को डिफाइन कीजिए जैसे लिक्विडिटी, DSCR, TOL अपॉन TNW, फिर पैरामीटर को स्कोर कीजिए। आपके बुक में कुछ एग्जांपल दी गई है, जैसे मान लीजिए करंट रेशियो जो है 1.33 से ज़्यादा है तो 5 स्कोर दे देंगे, 1.33 से लेके 1.25 तक है तो 3 स्कोर दे देंगे, 1 से कम है तो उसको 0 स्कोर देंगे। यदि DSCR मान लीजिए कि 1.5 से ज़्यादा है तो सेफ बोरोवर है। TOL अपॉन TNW का जो रेशियो है वो मान लीजिए कि 2.5 से कम है तो सेफ बोरोवर है। ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बाद आती है हमारी वेट असेसमेंट, यानी हर बोरोवर या लोन टाइप के नेचर अलग होते हैं तो वेट भी अलग दिए जाते हैं, इससे एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ता है। तो दोस्तों ये रेटिंग सिस्टम एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक टूल है जो बैंक को क्रेडिट डिसीजन में स्मार्ट बनाता है। अब देखिए कुछ हमारी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में डिस्कशन करना है हमें। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाता है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड इशू करके, तो इन्वेस्टर को यह समझना होता है कि बोरोवर पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा। यही काम करता है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कंपनी आपको बताती है कि बोरोवर कितना ट्रस्टवर्दी है। काम क्या है रेटिंग एजेंसी का, वो जरा देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन गैप को ब्रिज करना, मतलब बोरोवर और इन्वेस्टर के बीच का जो नॉलेज गैप है उसको फिल करना इनका काम होता है। क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना, बोरोवर टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा। रेटिंग शुरू हुई थी 1909 में। कब शुरू हुई थी? 1909 में जॉन मूडी के साथ। US रेल रोड के बॉन्ड को रेट करते थे। आज यह कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट तक आ चुकी है। मेजर एजेंसीज कौन कौन सी है? तो ग्लोबल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो एक है मूडीज, S&P और फिच, ये ग्लोबल लेवल के हैं, ठीक है। फिच, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडी। और भारत में 7 हैं। कौन कौन से हैं? क्रिसिल, इकरा, केयर, फिनटेक, फिच इंडिया, एक्यूट और इन्फोमेट्री। रेटिंग का क्या मतलब होता है? रेटिंग का मतलब होता है, रेटिंग एक ओपिनियन होती है, यह गारंटी नहीं होती। यह सिर्फ बताता है कि लोन या बॉन्ड टाइम पे रिपे होगा या नहीं होगा। अब रेटिंग क्या नहीं बताता? तो देखिए, रेटिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सबसे पहली बात, राइट। यह नहीं बताता कि खरीदो या बेचो। इंटरेस्ट रेट या टैक्स रिस्क को इंक्लूड नहीं करता, है ना। यहाँ बहुत सारा रिस्क लिखा हुआ है। फिर दोस्तों डायरेक्टर, ऑडिट या प्रोमोटर की क्वालिटी नहीं बताता। पेमेंट की गारंटी नहीं देता, सिर्फ डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी का आइडिया देता है। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं बताता, सिर्फ डेप्ट रिपेमेंट पे फोकस करता है। रेटिंग के टाइप की बात कर लें, देखिए रेटिंग यही जो आपको बताया ना 7 जो है। रेटिंग के टाइप की बात कर ले तो एक होता है इशूअर रेटिंग और एक होते हैं हमारे इशूअर वर्सेज इशू रेटिंग। 2 तरह के रेटिंग होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको समझा दिया। क्रिसिल, इकरा, मूडीज़, ये जो विदेश के हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जरा देख लीजिए। इशूअर रेटिंग यानी पूरी कंपनी का रिपेमेंट एबिलिटी चेक करता है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट क्वालिटी सब कुछ, इसको बोलते हैं इशूअर रेटिंग। और इशू रेटिंग यानी स्पेसिफिक बॉन्ड या लोन का रिपेमेंट को एसेस करता है। तो इशूअर रेटिंग क्या करेगा? पूरी की पूरी कंपनी के रिपेमेंट एबिलिटी, रिपेमेंट क्षमता है या नहीं है उसको चेक करेगा। और इशू रेटिंग कुछ बॉन्ड है, कुछ लोन है, उसके रिपेमेंट को एसेस करता है। तो जो CRA होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो रेगुलरली डेटा अपडेट करते हैं ताकि रेटिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल के हिसाब से मैच हो। अब यदि हम बैंक लोन रेटिंग की बात करें, अगर बैंक किसी रेटेड बोरोवर को लोन देता है तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि रिस्क रेटिंग के बेसिस पे कैपिटल कैलकुलेट होती है। तो अनरेटेड लोन यदि है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि लोन हमारा अनरेटेड है तो रिस्क वेट हाई रहेगी, ज़्यादा कैपिटल लगेगा। यदि रेटेड लोन है तो रिस्क बेस्ड कैपिटल लगेगा, ज़्यादा एफिशिएंट लैंडिंग होगी। अब सवाल है कि रेटिंग किन किन चीज़ों का होता है, यानी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला है बॉन्ड और डिवेंचर, सबसे कॉमन है। फिर कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? शॉर्ट टर्म होते हैं, इसमें रेटिंग मैंडेटरी होता है, राइट, कॉमर्शियल पेपर में। फिर आता है हमारा रियल एस्टेट डेवलपर। रियल एस्टेट डेवलपर क्या होते हैं? प्रोजेक्ट डिलीवरी के बेसिस पे होते हैं। चिट फंड, ठीक है, चिट फंड की बात कर लें। फिर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बैंक, स्टेट, कंट्रीज़, तो ये सब के सब अपना अपना रेटिंग सिस्टम है सबका। तो बॉन्ड डिवेंचर सबसे कॉमन है, राइट, इनकी रेटिंग होती है। कॉमर्शियल पेपर का रेटिंग होता है, रियल एस्टेट डेवलपर का रेटिंग होता है, चिट फंड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बैंक, स्टेट, कंट्री, सबका अपना अपना रेटिंग सिस्टम है। तो बस याद रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एक ओपिनियन है, कोई गारंटी नहीं है। इन्वेस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन में भी और भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट रेटिंग के प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस एक सीरियस इवैल्यूएशन होता है, जहां कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल के हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। चलिए इसको सिंपल स्टोरी की तरह समझते हैं। पहला वर्ड लिखा है इन्होंने सॉलिसिटेड रेटिंग, मतलब जब कोई कंपनी खुद रेटिंग एजेंसी को अप्रोच करती है रेटिंग के लिए, उसको कहा जाता है सॉलिसिटेड रेटिंग। यही रेटिंग बाद में सेबी के डॉक्यूमेंट में भी दिखती है, जैसे जिसको बोलते हैं RHP। सेबी का डॉक्यूमेंट जानते हैं ना, RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सेबी का डॉक्यूमेंट होता है और इसमें ये रेटिंग दिखती है, सॉलिसिटेड रेटिंग दिखती है। फिर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग का सफ़र बताया गया है। पहला एग्रीमेंट, पहले दोनों पार्टीज एक रिटन एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी
रूल होते हैं। फिर आता है एनालिटिकल टीम। रेटिंग एजेंसी का जो एक्सपर्ट टीम होता है वो लगता है जिसमें फाइनेंस और बिजनेस के स्पेशलिस्ट होते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के ऑपरेशन, कंपनी का मार्केट शेयर, मैनेजमेंट, सब कुछ डिटेल में चेक होता है। मैनेजमेंट मीटिंग, टॉप मैनेजमेंट के डायरेक्ट बातचीत होती है ताकि उनका विजन, रिस्क हैंडलिंग और स्ट्रेटजी समझ आए। फिर फाइंडिंग रिपोर्ट, सारी एनालिसिस एक रिपोर्ट में लिखी जाती है जिसमें रिस्क और स्ट्रेंथ दोनों हाईलाइट होते हैं। रेटिंग कमेटी, यह फाइनल डिसीजन लेती है रेटिंग का। कमेटी टोटली इंडिपेंडेंट होती है। फिर कम्युनिकेशन, रेटिंग कंपनी को बताई जाती है। पब्लिकेशन, फिर रेटिंग पब्लिश होती है पब्लिक रिपोर्ट, प्रेस रिलीज के थ्रू। मॉनिटरिंग, अगर कंपनी रेटिंग से रेटिंग का रेगुलर रिव्यू भी होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। फिर आता है अपील ऑप्शन, अगर कंपनी रेटिंग से खुश नहीं है तो अपील कर सकती है, लेकिन अगर रिजेक्ट हुई तो वो रेटिंग पब्लिक नहीं होती। फिर बात करते हैं एनालिटिकल फ्रेमवर्क, यानी किस बेसिस पे रेटिंग होता है। तो रेटिंग एजेंसी हर एंगल से कंपनी को इवैल्यूएट करती है। बिजनेस रिस्क एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस कितना स्टेबल है। फाइनेंशियल एनालिसिस, पैसा कमाना और संभालने का कैपेबिलिटी कितना है। मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, यानी टॉप मैनेजमेंट कितना कैपेबल है। ज्योग्राफिकल एनालिसिस, लोकेशन वाइज रिस्क है या क्या है। रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चेक, मार्केट और लॉ की कंडीशन का इम्पैक्ट क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस, टोटल स्ट्रेंथ टोटल वीकनेस का डीप रिव्यू लिया जाता है। अब एक होता है टीटीसी और एक होता है पीआईटी। क्या है ये मॉडल, देखिए टीटीसी होता है थ्रू द साइकिल, यानी लॉन्ग टर्म व्यू बताता है हमें। बिजनेस का असली स्ट्रेंथ देखते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट हलचल को इग्नोर करते हैं। तो टीटीसी मतलब हुआ थ्रू द साइकिल यानी लॉन्ग टर्म व्यू, बिजनेस का असली स्ट्रेंथ देखा जाता है। और पीआईटी होता है पॉइंट इन टाइम, यानी शॉर्ट टर्म व्यू देता है। अभी के हालात पे रेटिंग बेस्ड होती है, अगर इकोनॉमी टाइट है तो रेटिंग लोअर हो सकती है। बस डिफरेंस है पर्सपेक्टिव का, परमानेंट वर्सेस टेम्प्रोरी। देखिए टीआईसी जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म है, परमानेंट है, ठीक है, छोटे छोटे हलचल को इग्नोर करेगा, अप एंड डाउन को इग्नोर करेगा। और पीआईटी जो होता है शॉर्ट टर्म व्यू देता है, अभी के हालात पे रेटिंग होती है, अगर इकोनॉमी टाइट है तो रेटिंग लोअर हो सकती है। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एक 10 स्टेप जर्नी है जिसमें कंपनी का एक्सरे किया जाता है, राइट। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा पोर्टफोलियो क्रेडिट रेटिंग रिस्क। पोर्टफोलियो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि आप जो है क्रेडिट रिस्क को पोर्टफोलियो लेवल पे मैनेज करेंगे। इसमें आप जो है ट्रेडिशनल गुड वर्सेस बैड क्रेडिट इनसफिशिएंट, राइट, डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे बात करते हैं इसमें प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों कि प्रोएक्टिव और पोर्टफोलियो, देखिए क्रेडिट रिस्क का मतलब सिर्फ एक बॉरोवर डिफॉल्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। जब आप एक लोन पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें कई बॉरोवर होते हैं, तब असली चैलेंज होता है पोर्टफोलियो के रिस्क को समझना और उसको एक्टिवली मैनेज करना। आजकल मार्केट में नए टूल आ गए हैं जैसे कि सेकेंडरी लोन मार्केट, सिंडिकेटेड लोन, क्रेडिट डेरिवेटिव, जिनके थ्रू बैंक अपना रिस्क एक्टिवली मैनेज करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में सिर्फ एक स्टार प्लेयर से मैच नहीं जीता जाता, वैसे ही पोर्टफोलियो में भी पूरे टीम का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। एक बॉरोवर का डिफॉल्ट पूरे बैंक को अफेक्ट कर सकता है। अब देखिए पोर्टफोलियो की कहानी की बात करें, एबीसी बैंक का एग्जांपल है। सोचिए एबीसी बैंक ने सब लोन एक ही इंडस्ट्री या एक ही रीजन में दे दिए, तो क्या होगा, हाई रिस्क है। अब सब बॉरोवर एक ही रीजन में है और वहाँ फ्लड आ गया तो सब डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यदि लो रिस्क है तो अगर लोन 10 अलग अलग इंडस्ट्री और रीजन में बनते हैं तो एक सेक्टर के गिरने से दूसरे पे असर नहीं पड़ता है। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन का मैजिक। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, अगर सब बॉरोवर एक जैसे बिहेव करें तो रिस्क बढ़ जाता है। फिर एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, यानी सबको अफेक्ट करने वाला रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब है जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ अफेक्ट करे और कोई भी बिजनेस चाहे जितना स्ट्रांग हो बच नहीं पाएगा। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, रशियन यूक्रेन वार, सब प्राइम क्राइसिस, ये इवेंट हर बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। इकोनॉमी कम हो जाती है, डिमांड गिर जाती है, एनपीए बढ़ जाते हैं। इस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, या मैक्रो लेवल के डेंजर होते हैं जो सबके लिए कॉमन है। फिर एक होता है अनसिस्टमेटिक, या जो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की, जो कि स्पेसिफिक फर्म का अपना होता है। जैसे कंपनी में स्ट्राइक लग गया, मार्केट शेयर गिर गया, मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन ले लिया। तो अगर बैंक अपना पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई करे ना, यानी हर बॉरोवर का साइज छोटा रखे, राइट, और तो ये रिस्क जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो सकता है। फिर आता है कंसंट्रेशन रिस्क। देखिए अनसिस्टमेटिक को ही डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब कि जब एक बास्केट में हो। सबसे बड़ा डेंजर होता है जब बैंक एक ही इंडस्ट्री, एक ही रीजन, एक ही कस्टमर पे ज़्यादा लोन दे देता है। तो बेसल कमेटी ने बैंक को इसके लिए वार्निंग दी है और रेगुलेटर ने भी लिमिट फिक्स किया है। पास्ट में ऐसे ही रिस्क के बड़े बड़े बैंक गिर चुके हैं, जैसे किंगफिशर, गीतांजलि जेम्स, इनरॉन, राइट। तो कॉमन रीज़न क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में एक बूमिंग सेक्टर में हैवी लैंडिंग कर दे, एक ही रीजन में हिस्ट्री या मर्जर का कारण फोकस हो, फिर स्पेशलाइजेशन या कॉस्ट कटिंग के लिए एक सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए। तो कंसंट्रेशन रिस्क के भी दोस्तों टाइप्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ लिखा है इंडस्ट्री और सेक्टर रिस्क।
मतलब केमिकल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, बूम भी ले जाते हैं, बस्ट भी गिरा देते हैं। तो गाइडलाइन कहता है कि एक ही सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर मत दो। फिर एक होता है ज्योग्राफिकल रिस्क, राइट। अगर बैंक का लोन एक ही रीजन में है और वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई तो सारी रिकवरी अफेक्टेड हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है कि स्प्रेड कीजिए, ये होता है ज्योग्राफिकल रिस्क। फिर एक होता है फॉरेन करेंसी रिस्क। अगर ज़्यादा लोन फॉरेन करेंसी में दिए हैं और करेंसी मान लीजिए डिवैल्यू हो गई तो रिपेमेंट मुश्किल हो सकता है ना। 1997 का आपको एशियन क्राइसिस है ना, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। कंपनीज ने डॉलर में लोन दिया, लोकल करेंसी गिर गई, सब डिफॉल्ट कर गए। तो पोर्टफोलियो का रिस्क समझना सिर्फ बॉरोवर देखने से नहीं होता, आपको पूरे पैटर्न, पूरे एक्सपोजर, पूरे मार्केट कंडीशन को देखना पड़ता है। और चाहे वो हमारा सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक या कंसंट्रेशन हो, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है हमारा कोलेटरल रिस्क। मतलब बैंक अगर एक ही टाइप का कोलेटरल, जैसे मान लीजिए सिर्फ रियल एस्टेट पे रिलाई करता है तो दिक्कत हो सकती है। मार्केट अगर गिर गया, जैसे मान लीजिए यूएस सब प्राइम क्राइसिस या चाइना के रियल एस्टेट बबल में हुआ था, तो कोलेटरल का वैल्यू भी गिर जाएगा। और जब रियल एस्टेट बेचने से लोन रिकवर ना हो तो बैंक के पोर्टफोलियो का प्रोटेक्शन टूट जाता है ना। तो लेसन क्या है कि कोलेटरल भी डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक ही तरह की सिक्योरिटी पे भरोसा मत रखो। फिर एक बात होती है मैच्योरिटी कंसंट्रेशन। सोचिए आपने किसी फ्रेंड को 10 साल के लिए पैसे दे दिए, फिर उसको 2 महीने में पैसा चाहिए, तो क्या होगा? तो ये होता है हमारा मैच्योरिटी मिसमैच, राइट। लोन आपने 15 से 20 साल के मॉर्गेज दिया, इंफ्रा लोन दिया, डिपॉजिट 1 से 5 साल का, तो इसको बोलते हैं, ऐसा एग्जांपल है मैच्योरिटी मिसमैच का। लोन आपने 15 से 20 साल का दिया और डिपॉजिट मात्र 1 से लेके 5 साल का। अगर सब लोग पैसा मांगने लगे और आपका पैसा लॉन्ग टर्म लोन में फंसा हो तो बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकती है ना। तो ये होता है मैच्योरिटी मिसमैच। फिर एक हो गया फंडिंग रिस्क। यूके का एक बड़ा बैंक नॉर्दर्न रॉक ने शॉर्ट टर्म पैसा उठा के लॉन्ग टर्म लोन दे दिए। जब मार्केट में लिक्विडिटी गायब हो गई, बैंक ही गिर गया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एसेट लायबिलिटी का बैलेंस रखो, वरना शॉर्ट टर्म पैसा खत्म होते ही इंटायर बैंक पोर्टफोलियो हिल जाता है। वही ना किया ये बैंक नॉर्दर्न रॉक ने, क्या किया कि शॉर्ट टर्म पे पैसा उठाया 1 से 5 साल के लिए और लॉन्ग टर्म लोन देना शुरू कर दिया। और मार्केट में लिक्विडिटी गायब हो गई, लिक्विडिटी कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बैंक क्या हो गया? गिर गया। तो आपके बुक में एबीसी बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे इमेजिन कीजिए कि एबीसी बैंक के 1 बिलियन का पोर्टफोलियो में 25% इंफ्रास्ट्रक्चर में है, 30% सिर्फ 2 कस्टमर को दिए, 60% लॉन्ग टर्म एसेट है और 75% फंडिंग शॉर्ट टर्म है। कोलेट्रल भी सिर्फ प्रोजेक्ट रिसीवेबल है। तो यहाँ पे क्या रिस्क सिग्नल दे रहा है? तो यहाँ पे रिस्क क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सेक्टर कंसंट्रेशन, सेक्टर और कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैच्योरिटी मिसमैच का भी दिक्कत है। फिर कोलेट्रल जो है ओवर कंसंट्रेशन है। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप इसे डाइवर्सिफाई कीजिए, इंडस्ट्री भी बदलो, कस्टमर भी बदलो, कोलेट्रल टाइप भी बदलो, लॉन्ग टर्म फंडिंग अरेंज करो। अब एक होता है एक्सपोजर कंसंट्रेशन, जब एक ही बॉरोवर सब खतरे में हो, सब खतरे में डाल दे। अगर बैंक का एक ही बॉरोवर या ग्रुप्स को ज़्यादा लोन दे दे और वो डिफ़ॉल्ट करे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई ने एलईएफ लाया। एलईएफ होता है हमारा, क्या होता है? लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। ठीक है, एलईएफ इसीलिए लाया गया था ताकि कोई बैंक एक ही बॉरोवर या एक ही ग्रुप के पीछे ना भागे। तो बेसल गाइडलाइन के मुताबिक एक बॉरोवर, एक ग्रुप को अगर एक्सपोजर बैंक के टियर 1 कैपिटल का 10% या उससे ज़्यादा हो तो वो एलईएफ का लार्ज एक्सपोजर कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बॉरोवर या एक ग्रुप को अगर एक्सपोजर बैंक के टियर 1 कैपिटल के 10% से ज़्यादा हो तो उसको क्या माना जाता है? लार्ज एक्सपोजर माना जाता है। एलईएफ का स्कोप यानी क्या कवर होता है, क्या नहीं कवर होता है। देखिए, सबसे पहले एलईएफ जो है सभी काउंटर पार्टी, सभी ग्रुप पे अप्लाई होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है जिनके लिए एक्सपोजर काउंट नहीं होते, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई 100% गवर्नमेंट गारंटेड लोन, यहाँ पे एलईएफ अप्लाई नहीं होंगे। आरआईडीएफ डिपॉजिट, ठीक है। फिर इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर, क्लियरिंग एक्टिविटी विद सीसीपी, इसको क्यूसीसीपी बोलते हैं। एवन अगर कोई एक्सपोजर क्रेडिट डेरिवेटिव से हेज किया गया है तो रिस्क उस बॉरोवर का नहीं, डेरिवेटिव प्रोवाइडर का माना जाएगा। समझे? मान लीजिए कोई एक्सपोजर है जो कि डेरिवेटिव से हेज किया गया है तो बॉरोवर का रिस्क नहीं माना जाएगा। किसका रिस्क माना जाएगा? जो डेरिवेटिव दे रहा है रिस्क को हेज करने के लिए, उसका ही माना जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, यह एक टाइट रोप वॉक है बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। कोलेट्रल को डाइवर्सिफाई कीजिए, मैच्योरिटी को मैच कीजिए, फंडिंग को केयरफुली चूज कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही बॉरोवर या सेक्टर के पीछे मत भागिए। अब एक होता है हमारा सिस्टमिक रिस्क, ये तो आपको मैंने बता दिया। सिस्टमिक रिस्क की बात कर लेते हैं। ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस। ऐसे यहाँ ग्रेटर का सिंबल गलत है, लेस का सिंबल होगा। अब है हमारा एक सिस्टमिक रिस्क। दोस्तों, आपने कभी देखा है एक बड़ा बिजनेस फेल हो जाए और उसके पार्टनर कंपनी भी साथ में डूब गए? ये होता है सिस्टमिक रिस्क। आरबीआई कहता है कि अगर आप किसी एक पार्टी को बड़ा लोन दे रहे हैं, यानी उसके टियर 1 कैपिटल के 10% से ज़्यादा दे रहे हैं, तो फुल रिपोर्टिंग कंपलसरी है। रिपोर्ट क्या करना पड़ता है? 10% से ऊपर एक्सपोजर वाले को, चाहे वो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन लिया हो या ना लिया हो। ठीक है। दूसरा, एग्जम्प्टेड एक्सपोजर भी अगर मान लीजिए 10% से ज़्यादा हो तब भी रिपोर्ट करना होगा। और टॉप 20 एक्सपोजर, साइज मैटर नहीं करता, सब रिपोर्ट होते हैं।
तो ये होता है लार्ज एक्सपोजर लिमिट, यानी आरबीआई की लक्ष्मण रेखा है। ये आरबीआई का रूल है कि सिंगल काउंटर पार्टी को मैक्सिमम आप टियर 1 कैपिटल का 20% दे सकते हैं। 10% के ऊपर गया सीधा रिपोर्टिंग करना शुरू हो जाता है, समझे। और 20% के ऊपर आप जा ही नहीं सकते सिंगल बोरोवर के लिए। और यदि कनेक्टेड काउंटर पार्टीज हैं तो 25% के ऊपर नहीं जा सकते। एक्सेप्शनल केस यदि है तो 5% और मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब टियर 1 कैपिटल का बेस ही क्यों है? क्योंकि लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का फिगर होता है, इसीलिए एक्यूरेट रिपोर्टिंग और कैपिटल एडिक्वेसी जरूरी है। फिर एक वर्ड देखेंगे कनेक्टेड काउंटर पार्टी, जिसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अगर एक कंपनी डूबी और उसके साथ 2-3 और भी डूब गए तो समझ जाओ कि वो कनेक्टेड थे। आरबीआई का कहना है ऐसे बोरोवर को कनेक्टेड काउंटर पार्टी माना जाएगा और उनका टोटल एक्सपोजर सिंगल बोरोवर जैसा ही ट्रीट होता है। तो कनेक्टेड काउंटर पार्टी को हम लोग सिंगल बोरोवर जैसा ही ट्रीट करेंगे और इनका एक्सपोजर मैक्सिमम 25% तक जा सकते हैं टियर 1 कैपिटल का। एक होता है कंट्रोल रिलेशनशिप। क्या होता है जरा इसको सुनिए। देखिए दोस्तों, कब मानेंगे कि दो रिस्क कनेक्टेड हैं? कुछ कंडीशंस हैं जब आप मानेंगे कि दो रिस्क कनेक्टेड हैं। पहला कंट्रोल, यानी एक दूसरे को या थर्ड पार्टी दोनों को कंट्रोल करती हो, यानी 50% से ज़्यादा का वोटिंग राइट हो, सेम मैनेजमेंट हो, सेम डायरेक्टर या इन्फ्लुएंस ओवर स्ट्रेटजी, सेम डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस हो स्ट्रेटजी पे, प्रॉफिट ट्रांसफर पे, वोटिंग एग्रीमेंट, यानी दोस्तों एग्रीमेंट के थ्रू डिसीजन मेकिंग कंट्रोल हो, शेयर्ड ऑनरशिप, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेम ऑनर, शेयर होल्डर मेंबर, सब रिस्क पूल होंगे। तो मोरल ये है कि अगर डिसीजन मेकर या पैसा का सोर्स सेम है तो रिस्क भी शेयर्ड है। एक होता है हमारा, यहाँ पे देखिए वही कहा जा रहा है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी क्राइटेरिया, यानी तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, यही होता है। यह तब होता है जब कंपनी के बीच इकोनॉमिक रिश्तों की वजह से एक फाइनेंशियल दिक्कत दूसरे को भी अफेक्ट करे, जैसे रिवेन्यू डिपेंडेंस, एक का 50% प्लस इनकम दूसरे पे डिपेंड है। गारंटी, अगर बी का लोन गारंटी करे और बी डिफॉल्ट कर जाए। आउटपुट डिपेंडेंस, सप्लायर सिर्फ एक ही कस्टमर पे डिपेंडेंट हो। शेयर्ड फंडिंग, यानी दोस्तों दोनों का पैसा एक ही सोर्स से मिला हो। रिपेमेंट लिंकेज, सप्लाई चेन इशू रिपेमेंट को अफेक्ट करता है। इंसॉल्वेंसी चेन यानी एक डिफॉल्ट हुआ तो डोमिनो में सब हिल जाए। जैसे मान लीजिए एक ऑटो सप्लायर अगर सिर्फ मारुति को पार्ट बेचता है और मारुति ही खरीदना बंद कर दे तो सप्लायर भी डूब जाएगा ना, समझे। एक होता है एक्सपोजर वैल्यू, यानी बैंक का रिस्क काउंट कैसे होता है। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ एक्सपोजर को देखिए। ऑन बैलेंस शीट लोन, ऑफ बैलेंस शीट लोन, ओटीसी डेरिवेटिव, सिक्योरिटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको एसएफटी बोलते हैं। तो मेजरमेंट का रूल क्या है, आप अकाउंटिंग वैल्यू के माध्यम से मेजर कीजिए। देखिए वही बताया जा रहा है, आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग वैल्यू से मेजर कीजिए, राइट। यहाँ लिखा है एक्सपोजर वैल्यू इज अकाउंटिंग वैल्यू विथ एंड विदाउट प्रोविजन। आरबीआई गाइडलाइन फॉर डेरिवेटिव भी मेजरमेंट रूल हो सकता है ओटीसी डेरिवेटिव के लिए। और यदि एसएफटी है तो वो रिस्क बेस्ड कैपिटल मेथड को यूज करता है। तो देखिए सब तरह के जो प्रोडक्ट है सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट रूल है, राइट। हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं बेसिकली, एक्सपोजर वैल्यू को। किस तरह के एक्सपोजर हो सकते हैं, तो यदि ऑन बैलेंस शीट है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग वैल्यू यूज कीजिए। ओटीसी डेरिवेटिव है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए आप ये देखिए आरबीआई का गाइडलाइन देखिए। और एसएफटी के लिए रिस्क बेस्ड कैपिटल मेथड। और यदि कुछ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं जैसे गारंटी, एलसी, इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए, यह भी रिस्क वेट कैरी करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक ही बोरोवर को बड़ा लोन देना खतरनाक है, क्योंकि अगर वो गिरा उसके साथ साथ दूसरे भी गिर भी जाएंगे और बैंक की पोर्टफोलियो हिल जाएंगी। और आरबीआई इसको कैसे रोके, लिमिट लगा के। यदि हम बात करें ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट की, तो जो चीज़ें बैलेंस शीट पे नहीं दिख रही क्या वो रिस्क फ्री है? बिल्कुल नहीं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम जैसे गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, सबको एक्सपोजर माना जाता है। उसके लिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर यानी सीसीएफ का यूज होता है। मिनिमम सीसीएफ 10% होता है, यानी कुछ भी हो रिस्क तो काउंट होगा। अब सीआरएम की बात कर लें तो सीआरएम दोस्तों होता है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, यानी सेफ्टी बेल्ट जरूरी है। आपका लोन इंश्योर्ड है, कोलेट्रल है, तभी तो सीआरएम का फायदा मिलेगा। तो एलिजिबल सीआरएम क्या होते हैं, फाइनेंशियल कोलेट्रल यानी जो आरबीआई गाइडलाइन से अप्रूव्ड होते हैं, और अनफंडेड प्रोटेक्शन जैसे गारंटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्टी। इसमें कुछ इनएलिजिबल सीआरएम की बात की जा रही है, जैसे कुछ रिसीवेबल हैं, रियल इस्टेट हैं, आईआरबी मॉडल बेस्ड कोलेट्रल हैं, जो कि हमारे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंदर एक्सेप्टेड नहीं किए जाते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी की बात की जा रही है। डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। सीआरएम तभी काम करेगा जब डेटा रिलायबल हो, मैच्योरिटी भी मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए ओरिजिनल मैच्योरिटी जो है वो एक साल से ज़्यादा होना चाहिए, रेजुअल मैच्योरिटी 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। तो सीआरएम के एडजस्टमेंट भी बेसल रूल के मुताबिक होते हैं, वरना रिस्क अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेटिंग रिक्वायरमेंट की। नेटिंग अरेंजमेंट यानी कि देखिए अगर लोन दिया और डिपॉजिट भी मिला तो दोनों का नेट अमाउंट काउंट करो। लीगल वैलिड नेटिंग एग्रीमेंट हो तो आप अपने रिस्क को नेट करके दिखा सकते हैं, बस बिना लीगल सपोर्ट का एक ग्रॉस एक्सपोजर ही काउंट होगा।
ये कंसेप्ट है कि यदि मान लीजिए कि लीगली वैलिड नेटिंग एग्रीमेंट है तो आप अपने रिस्क को नेट करके दिखा सकते हैं। अब यदि हम बात करें सीआरएम रिकॉग्निशन की, यानी रिस्क कैसे कम दिखेगा, तो सीआरएम का असली फ़ायदा तब मिलेगा जब गारंटी मिलती है, तो उतनी वैल्यू माइनस कर सकते हैं फ्रॉम एक्सपोजर, कोलेट्रल दिया गया हो तो हेयर कट के बाद उसका एडजस्टेड वैल्यू काउंट होता है। हेयर कट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट है हेयर कट का कि सुपरवाइजरी हेयर कट जो होता है वो रिस्क बफर की तरह काम करता है, लेकिन यह बैंक की कैपिटल और प्रॉफिट दोनों को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हेज्ड एग्जेम्प्ट एक्सपोजर का। अगर एक एग्जेम्प्ट इंटिटी का एक्सपोजर किसी क्रेडिट डेरिवेटिव से हेज किया गया है तो रिस्क ट्रांसफर हो गया, अब एक्सपोजर उस डेरिवेटिव प्रोवाइडर के नाम पे काउंट होगा। यदि हम बात करें ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर की, जिसमें डेरिवेटिव का धमाका है, डेरिवेटिव का गेम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एलईएफ ने क्लियर रूल दिए हैं, ट्रेडिंग और बैंकिंग बुक दोनों का एक्सपोजर ऐड होगा लार्ज एलईएफ के लिए। एलईएफ समझते हैं ना, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, जैसे बॉन्ड शेयर है तो उसका मार्केट वैल्यू लेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए स्वैप फॉरवर्ड है, तो स्वैप फॉरवर्ड है तो सिर्फ काउंटर पार्टी वाला लेग काउंट होगा। सोल्ड क्रेडिट डेरिवेटिव है तो उस केस में ट्रिगर पे कितना देना पड़ेगा उतना ही एक्सपोजर होगा। सीएलएन है, क्रेडिट लिंक नोट है, तो डबल रिस्क माइनस इशूअर प्लस रेफरेंस एंटिटी। अब ऑप्शन की बात करें तो यदि ऑप्शन में लॉन्ग कॉल है तो मार्केट वैल्यू लेंगे, शॉर्ट पुट है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू लेंगे, शॉर्ट कॉल या लॉन्ग पुट है तो नेगेटिव एक्सपोजर होगा, इसको जीरो काउंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट जैसे सिक्योरिटाइजेशन, हेज फंड, इस सब में बैंकिंग बुक्स के रूल अप्लाई होंगे। यदि हम बात करें ऑफसेटिंग पोजीशन की, यानी दोस्तों आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन है तो उसको नेट कर लीजिए, लेकिन रूल के साथ नेट कीजिए। रूल क्या कहता है कि सेम इशू ऑफसेट अलॉट, अगर दोनों सेम इशू और सेम कूपन सेम मैच्योरिटी वाले हों तब ऑफसेट आप कर सकते हैं। यदि डिफरेंट इशू है तो ऑफसेट तभी कर सकते हैं यदि शॉर्ट जूनियर हो या सेम सीनियरिटी का हो। क्रॉस बुक नेटिंग नॉट अलाउड, क्रॉस बुक नेटिंग को आप अलाउ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग और बैंकिंग बुक को मिक्स मत कीजिए। और दोस्तों नेट एक्सपोजर की यदि हम बात कर लें, नेट शॉर्ट एक्सपोजर की, उसको इग्नोर कर दो इन एलईएफ में उसको इग्नोर किया जाता है, उसका कोई रिस्क नहीं काउंट होता। अब एक होता है हमारा इंटर बैंक एक्सपोजर। देखिए एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे रहा है, हाँ इसे ही कहते हैं हम लोग इंटर बैंक एक्सपोजर। नॉर्मल लिमिट जो है वो टियर 1 कैपिटल का 25% होता है, लेकिन यदि ये स्ट्रेस कंडीशन हो तो आरबीआई अलाउ कर सकता है लिमिट ब्रीच, पर एक पोस्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, समझे। फिर हम बात करें फाइनल, तो दोस्तों एलईएफ सिर्फ लिमिट सेटिंग का गेम नहीं है, यह फुल फ्रेमवर्क है जो आपके पोर्टफोलियो रिस्क को कंट्रोल करता है, चाहे वो डेरिवेटिव हो, हेज फंड हो या सिंपल लोन हो। सीआरएम, नेटिंग, हेयर कट सब सीखना जरूरी है, एग्जाम के लिए भी और रियल बैंकिंग वर्ल्ड के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप कंसंट्रेशन रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, राइट। तो देखिए ये जो पॉइंट सब लिखा गया ना, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स, सो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू मिटिगेटिंग द कंसंट्रेशन रिस्क। आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका लोन पोर्टफोलियो एक ही सेक्टर में है, जैसे सिर्फ रियल एस्टेट में हो या ऑटो सेक्टर में हो, तो क्या होगा अगर वो सेक्टर गिर गया तो सबसे बड़ा रिस्क आता है कंसंट्रेशन रिस्क। तो इसको कम करने के 7 स्मार्ट तरीके हैं। पहला है अंडरराइटिंग को टाइट करो, हाई क्वालिटी बोरोवर को प्रीफर करो, वीक वन को प्राइसिंग या टर्म्स के थ्रू एग्जिट दो। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, जैसे ऑयल और ऑटो, साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल, इस सब को मिक्स करो ताकि एक सेक्टर गिरे तो दूसरा संभाले। फिर एक्सपोजर लिमिट, स्पेशल मेंशन या एनपीए लेवल पे लिमिट टाइटन करना। इंश्योरेंस और गारंटी, यानी दोस्तों ईसीजीसी, डीआईसीजीसी या इंटरनेशनल एजेंसी का यूज करना, ये होता है हमारा इंश्योरेंस गारंटी। फिर लोन सेल, यानी नॉन रिकोर्स बेसिस पे पार्टिसिपेशन बेच दो, नॉन रिकोर्स बेसिस पे पार्टिसिपेशन बेचना, ये भी एक तरीका होता है लोन सेल के थ्रू। एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल रखो, कंसंट्रेशन रिस्क के अगेंस्ट कैपिटल कुशन जरूरी है। क्रेडिट डेरिवेटिव, डिफॉल्ट या टोटल रन स्वैप का यूज करो, राइट, टीआरएस का एक तरह का इंश्योरेंस होता है ये। तो दोस्तों हमने हमें 7 तरीका बताए, अंडरराइटिंग टाइट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, एक्सपोजर लिमिट करना, इंश्योरेंस और गारंटी लाना, लोन सेल, एक्स्ट्रा कैपिटल रखना, क्रेडिट डेरिवेटिव, राइट। अब देखिए कोरिलेशन रिस्क क्या होता है। कोरिलेशन रिस्क होता है कि कभी सोचा है कंस्ट्रक्शन और सीमेंट इंडस्ट्री साथ क्यों गिरते हैं, क्योंकि कोरिलेशन रिस्क होता है, राइट। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल वेरिएबल या सेक्टर के बीच का डीप कनेक्शन है, इसी को बोलते हैं कोरिलेशन। इसमें दोस्तों कुछ साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं डाउन टर्न के दौरान,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ नॉन साइक्लिकल सेक्टर्स है, जैसे एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, ये सब स्टेबल होते हैं, ये नॉन साइक्लिकल हैं। तो दोस्तों स्मार्ट पोर्टफोलियो वही होगा जिसमें दोनों का मिक्स हो, साइक्लिकल का और नॉन साइक्लिकल का, और डाउन टर्न में कोरिलेशन और बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा एडवांस में ही प्रिपेयर रखो। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग की। देखिए दोस्तों, बेसल 2 बोलता है कि रिस्क मेजरमेंट और मॉनिटरिंग होना चाहिए साइंटिफिक वे में। तो बैंक जो है ना एडवांस मॉडल में इन्वेस्ट करती है, स्किल पीपल में इन्वेस्ट करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। अब ये जो मॉडल्स है वो हेल्प करता है लैंडिंग डिसीजन में, राइट, वो हेल्प करेगा प्राइसिंग में, वो हेल्प करेगा रेगुलेटर के साथ कॉम्प्लाइंस करने में, राइट। ये 3 पॉइंट में मॉडल हेल्प करता है। दोस्तों यदि हम क्रेडिट मॉडल के यूजेस की बात करें, सिर्फ सैंक्शन नहीं, समझना भी जरूरी है मॉडल का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मॉडल का यूज होता है हमारे क्रेडिट अप्रूवल में, देखिए ये लिखा है ना, क्रेडिट अप्रूवल में यूज होगा, खासकर स्मॉल बिजनेस या रिटेल लोन में क्रेडिट अप्रूवल में क्रेडिट मॉडल का यूज होता है, क्रेडिट रेटिंग में यूज होता है, ठीक है। फिर प्राइसिंग में यूज होता है मॉडल का, रिस्क के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, अर्ली वार्निंग में यूज होता है, यानी पोर्टफोलियो इशू का जल्दी पता चलता है, फिर कलेक्शन स्ट्रैटेजी में यूज होता है, रिकवरी प्लान बनाने में। दोस्तों यदि मॉडल्स के टाइप की बात करें तो एक होता है हमारा ह्यूरिस्टिक मॉडल। क्या है ह्यूरिस्टिक मॉडल? ये हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, एक्सपर्ट सिस्टम जैसे काम करता है, सब्जेक्टिव है, राइट, प्लस फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ा फायदा है ह्यूरिस्टिक मॉडल का कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, सब्जेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। फ्लेक्सिबल तो है लेकिन चैलेंज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, एनालिस्ट के एक्सपर्टाइज पे बेस्ड होता है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, राइट। तो ये ह्यूरिस्टिक हो गया। दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये डेटा बेस्ड होता है, बिग डेटा प्लस लॉजिक, राइट। ये यहाँ पे पहला ह्यूरिस्टिक सब्जेक्टिव था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन करता है। यदि हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा तो हमारे पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। तो देखिए ना लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल में, ये डेटा बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, डेटा डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगा। तीसरा जो अब हम लोग बात करते हैं मल्टी वेरिएट डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की, इसको MDA कहा जाता है। दोस्तों एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट बोरोवर को अलग करता है। तो ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बोरोवर को लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के थ्रू अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कि डेटा डिपेंडेंसी, यानी दोस्तों ये ऑथेंटिक डेटा पे काफ़ी ज़्यादा, MDA जो होता है ऑथेंटिक डेटा पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है, और लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, समझे। अब एक होता है हमारा अल्टीमेट जेड स्कोर मॉडल। तो दोस्तों हमने भी क्या देखा कि जो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग होता है ना, वो बैंकिंग का एक्सरे मशीन है। आप देख नहीं पाते हो किस लोन में कितना रिस्क है, यह मॉडल वही काम करता है, ये आपको सीधा बता देगा कि हाँ इस लोन में इतना रिस्क है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अल्टीमेट जेड स्कोर के बारे में, थोड़ा समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए अल्टीमेट जेड स्कोर एक ऐसा फॉर्मूला है जो बता देता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। केवल 5 रेशियो के बेसिस पे ये बता देता है कि अल्टीमेट की कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। अब वो 5 रेशियो क्या है वो भी जरा देख लीजिए। देखिए सबसे पहला है 1.2 टाइम्स X1 प्लस 1.4 टाइम्स X2 प्लस 3.3 टाइम्स X3 प्लस 0.64 टाइम्स X4 प्लस 0.99 टाइम्स X5, ठीक है। ये 5 रेशियो होता है। 1.2 कॉफिशिएंट को देखिए 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 0.99। तो दोस्तों देखिए इसमें X1 क्या होता है, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। X2 क्या होता है, रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट। X3 क्या होता है, EBIT अपॉन टोटल एसेट। X4 क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। X5 क्या होता है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो ये X1, X2, X3, X4, X5 है। तो इसका आप वैल्यू निकाल के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको जेड का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए जेड यदि 2.99 से ज़्यादा है तो सेफ जोन माना जाता है, 1.8 से 2.99 के बीच में है तो ग्रे जोन माना जाता है, 1.8 से कम है तो डिस्ट्रेस जोन माना जाता है। तो 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 0.9 ये सभी आपके कोएफिशिएंट है, X1, X2, X3, X4, X5। जेड जो है डिपेंड करता है किस रेंज में लाई कर रहा है, 1.8 से कम है या 1.8 से 2.9 के बीच में है, 2.9 से ज़्यादा है, सेफ जोन माना जाएगा, ग्रे जोन माना जाएगा, डिस्ट्रेस जोन माना जाएगा। अब X1, X2, X3, X4, X5 क्या है वो जरा देख लीजिए। X1 आपके लिक्विडिटी को दिखाता है, ठीक है। X2 आपके रिटेन अर्निंग को दिखाता है, यानी फर्म की मैच्योरिटी, कितना रिटेन अर्निंग की है इसने। देखिए ना यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया, X1 का क्या होता है, क्या बताया, वर्किंग कैपिटल, तो लिक्विडिटी तो बता रहा है। X2 हमारे रिटेन अर्निंग को बता रहा है। X3 हमारे EBIT को दिखा रहा है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रहा है, इसीलिए हमने इसको ज़्यादा कोएफिशिएंट दिया है, 3.3 कोएफिशिएंट दिया है, समझे। उसके बाद अब X4, X5 को देखिए तो इक्विटी के मार्केट वैल्यू को दिखाता है, और X5 सेल्स एफिशिएंसी को दिखाता है।
समझे। तो ये 5 हमारे एग्जाम्पल। अब आपके बुक में जैसे देखिए x1 25%, x2 15%, ये सब दिया हुआ है। अब कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.38 आ गया। अभी मैंने आपको बताया 2.99 से ऊपर हो तो जेड सेफ जोन माना जाता है, 1.8 से 2.99 में हो तो ग्रे जोन माना जाता है, समझे। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एक है दोस्तों बंदोपाध्याय जेड स्कोर मॉडल। तो अल्टीमेट यूएस बेस्ड था, लेकिन बंदोपाध्याय ने इंडियन कंपनी के लिए बनाया मॉडल। उन्होंने ये कहा कि जेड न्यू इज इक्वल टू -3.37 प्लस 0.736 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई NWC अपॉन TA मल्टीप्लाइड बाई 6.95 प्लस 6.95 कैश प्रॉफ अपॉन TA प्लस 0.86 सॉल्वेंसी प्लस 7.554 OF प्रोफ TA। आप इसको समझते हैं ये क्या क्या है। देखिए NWC अपॉन TA जो है ना, यदि जेड न्यू हमारा पॉजिटिव आ जाता है मतलब कि कंपनी सेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे NWC अपॉन TA नेट वर्किंग कैपिटल होता है, कैश प्रॉफ यानी कैश प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट, SOLVR यानी सॉल्वेंसी रेशियो। आपको मैंने कुछ सॉल्वेंसी रेशियो बताया था ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो, राइट, याद है। फिर हमारा आता है ये OPPROF मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टोटल एसेट अर्निंग कैपेबिलिटी, और सेल्स अपॉन TA यानी सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो आपको बस ये देखना है कि जेड न्यू का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अब एक होता है हमारा लॉजिक मॉडल जो कि रिग्रेशन मॉडल होता है। ये कब यूज होता है? जब डिसीजन बाइनरी हो। देखिए कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं करेगी, यस या नो। तो लॉजिक मॉडल जो है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करता है। ये प्रेडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी को। एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर फंक्शन, समझे। तो ये फॉर्मूला होता है। फंक्शन देखिए बहुत लंबा चौड़ा है, a नॉट b1 बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा n xn। तो ये हमारा फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल रेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ना नेचुरल लॉग किया जाता है ऑड रेशियो का। यहाँ पे की पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें ये क्रेडिट रेटिंग का प्रेडिक्शन करता है, डिफॉल्ट का फोरकास्ट करता है। इसके अंदर कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी आ सकते हैं। यदि हम स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट तब होता है जब कंपनी के एसेट उसके डेब्ट से कम हो जाए। तो एसेट यदि डेब्ट से कम हो जाए तब डिफॉल्ट होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल। तो अगर मान लीजिए एसेट वैल्यू नीचे गिर गया तो डिफॉल्ट ट्रिगर होगा। इस मॉडल को जो मूडीज़ का KMB मॉडल जैसा भी बोला जाता है, मूडीज़ का जो KMB मॉडल है ना, वो भी हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल को। ये क्रेडिट पोर्टफोलियो रिस्क प्रेडिक्शन में हेल्प होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने में हेल्प होता है। अब देखिए एक होता है मर्टॉन मॉडल। मर्टॉन मॉडल क्या होता है दोस्तों, तो इसको देखते हैं कि मर्टॉन ने बोला कि एक बोरोवर का जो इक्विटी होता है वो एक कॉल ऑप्शन होता है फर्म के एसेट पे। मतलब एक बोरोवर का जो इक्विटी है वो कॉल ऑप्शन होता है फर्म के एसेट पे। मतलब क्या कि अगर एसेट का वैल्यू लोन से ज़्यादा है तो बोरोवर डेब्ट चुका के बाकी पैसा ले जाता है, और अगर एसेट का वैल्यू लोन से कम है तो बोरोवर डिफॉल्ट करता है और सिर्फ अपना इक्विटी लॉस होता है। तो वो देखना है कि आपको ये देखना है कि बोरोवर का एसेट कितना है और कितना उसने लोन ले रखा है। एसेट लोन से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, और एसेट लोन से कम है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये ब्लैक-स्कोल्स मर्टॉन पे बेस्ड होता है मॉडल। डिफॉल्ट वही कर रहा है, डिफॉल्ट होने के चांस क्या है, बेस बैंक के लिए रिस्क क्या है, मैक्सिमम क्या मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए डिफॉल्ट हो गया तो अगर डिफॉल्ट हुआ तो जितना एसेट बचा है उतना ही मिलेगा। तो बैंक एक पुट ऑप्शन राइटर की तरह काम करता है। बैंक क्या करता है? पुट ऑप्शन राइटर की तरह काम करता है। तो जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एसेट है 10 मिलियन, लोन लिया है 8 मिलियन, तो बोरोवर 2 मिलियन ले जाएगा क्योंकि ज़्यादा है। अब लोन जो है 7 मिलियन, एसेट 7 मिलियन है, लोन 8 मिलियन है, तो बोरोवर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक का 1 मिलियन लॉस कर सकता है, समझे। इक्विटी स्टेक है, सिंपल लॉजिक है लेकिन पावरफुल मॉडल है, रिस्क का साइंस बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो ब्लैक-स्कोल मॉडल बहुत पॉपुलर है रिस्क मैनेजमेंट में। अब देखिए मर्टॉन मॉडल का जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा मैथ है लेकिन लॉजिक काफ़ी आसान है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है VE इज इक्वल टू VA टाइम्स ND1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस R अंडर ब्रैकेट कैपिटल T माइनस स्मॉल t इंटू D इंटू ND2। यहाँ पे VE क्या है? इक्विटी वैल्यू है, ठीक है। VA क्या है? एसेट वैल्यू है, क्योंकि आपको दो ही चीज़ तो देखना है, इक्विटी वैल्यू, एसेट वैल्यू। D डेब्ट है, सिग्मा ए हमारा इंटरेस्ट एसेट वोलेटिलिटी है, R इंटरेस्ट रेट है, कैपिटल T माइनस स्मॉल t टाइम टू मैच्योरिटी है, PD होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, राइट। तो जैसे आपके ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका VA दे रखा है 100 मिलियन, D दे रखा है 90 मिलियन, R दे रखा है, सिग्मा ए दे रखा है, T माइनस T दे रखा है। तो आप पहले PD निकाल लीजिए। PD कैसे निकालेंगे? ND2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, N माइनस D2, ठीक है। तो इस डेटा से बैंक प्रेडिक्ट करता है कि कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं करेगी और क्या इक्विटी का वैल्यू होगा। तो यह मॉडल फाइनेंशियल मार्केट के ब्लैक-स्कोल थ्योरी पे बेस्ड है, सॉलिड फाउंडेशन है रिस्क मैनेजमेंट का। यदि हम न्यूरल नेटवर्क मॉडल की बात करें, जब मशीन सीखने लगे तो क्या होता है न्यूरल नेटवर्क मॉडल? यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, ट्रायल एंड एरर से क्रेडिट रिस्क को प्रेडिक्ट करता है।
जैसे इसमें देखिए स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इसमें एक इनपुट लेयर होता है, एक आउटपुट लेयर होता है, एक हिडन लेयर होता है। तो इनपुट के क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा। हिडन लेयर क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कॉम्प्लेक्स लॉजिक अप्लाई करता है हिडन लेयर। और आउटपुट लेयर क्या होता है, ये आपको डिफ़ॉल्ट रिस्क या रेटिंग आउटकम देता है। तो दोस्तों मतलब कि आपको यही बता रहा है ट्रायल एंड एरर से कि क्रेडिट रिस्क प्रेडिक्ट करना। इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो दोस्तों ट्रेडिशनल मॉडल स्टैटिक होते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क ना रियल टाइम काम करता है। जब नया डेटा आता है मॉडल खुद अपडेट हो जाता है, स्मार्ट सिस्टम है। तो यह मॉडल तब काम आता है जब स्टैटिस्टिकल मेथड फेल हो जाए, समझे। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट के दिमाग अभी भी जरूरी है, एआई सिर्फ सपोर्ट करता है। तो मर्टन आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा है। तो न्यूट्रल समझ रहे हैं, दो तरह का मॉडल हमने देखा अभी। अब थोड़ा सा दोस्तों की ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट में ना कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट के लाइक्लीहुड को एसेस करते हैं। जैसे पीडी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा। एलजीडी होता है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट, यानी कितना लॉस्ट होगा यदि बॉरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा, तो नाम में लिखा हुआ है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट। फिर ईएडी होता है एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट, यानी कितना अमाउंट रिस्क पे है डिफ़ॉल्ट के दौरान। ये जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एक स्टैटिस्टिकल मेजर है बॉरोवर डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट अनसर्टेनिटी जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट जो है फ्यूचर रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। और नॉन जीरो पीडी यानी कि बड़े बड़े एंटिटीज़ भी जो है के पास डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे आपका लेमन ब्रदर का एग्जांपल ले लीजिए, वीडियोकॉन का ले लीजिए, इंडियन एयरलाइन का ले लीजिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज है जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीस, इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया डिस्पाइट स्टेबिलिटी होने के बावजूद, ठीक है। अब देखिए पीडी को एस्टिमेट करने का क्या तरीका है, हाउ टू एस्टिमेट द पीडी। तो यहाँ पे कुछ तरीका दिया हुआ है कि पीडी के इंपॉर्टेंस को पहले समझाया गया है, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया क्रेडिट रिस्क माइग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका देखते हैं स्टेप्स। दोस्तों ये जो क्रेडिट रिस्क माइग्रेशन होता है ना, इसमें कुछ की ऑब्जर्वेशन है। रेटिंग मोस्टली वही रहता है, यानी डायगोनल पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है। फिर थोड़ा मूवमेंट अप एंड डाउन हो सकता है। नेबरिंग सेल में सेकंड हाईएस्ट चांस होता है। जितना रेटिंग दूर होता है उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती है, मतलब सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन जो लो ग्रेड होते हैं जैसे कि क्रिसिल हो गया, क्रिसिल फर्म ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, डिफ़ॉल्ट के चांस भी ज़्यादा होते हैं। और यदि हाई ग्रेड रेटिंग है ट्रिपल ए जैसा, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। लोअर रेटिंग में मल्टी नॉच मूवमेंट कॉमन है, एक बार गिरा तो और गिरने का चांस भी बढ़ता है। जैसे कि आपको बुक में ना एक एबीसी लिमिटेड का क्रेडिट स्टैंडर्ड का एग्जांपल है। एबीसी लिमिटेड ने कहा भाई हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जिनमें रिस्क कम हो। तो टारगेट यह सेट किया गया कि एक साल में सिर्फ 5% या उससे कम कस्टमर ग्रेड ट्रिपल बी या उसके नीचे गिरने चाहिए, ये टारगेट सेट किया गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ट्रिपल ए का 0% है, डबल ए का 0.13% है, ए का 4.75% है जो कि सेफ जोन माना जाता है, और ट्रिपल बी का 97.48% है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एबीसी लिमिटेड को ग्रेड ए या उसके ऊपर के कस्टमर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको रिस्क सेफ जोन है उसके लिए। एक होता है सीपीडी यानी क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी लॉन्ग टर्म सोच। सीपीडी का मतलब है कि अगले 3, 5 या 10 सालों में डिफ़ॉल्ट होने का ओवरऑल चांस कैसे निकालते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट जैसा लॉजिक यूज होता है, एक साल के सर्वाइवल रेट देख कर कैलकुलेट करते हैं। इसके यूज केस की बात करें, लॉन्ग टर्म रिस्क समझने के लिए, कोलेट्रल का इम्पैक्ट देखने के लिए, पीयर ग्रुप कंपैरिजन करने के लिए, राइट। बस याद रखिए यह एज्यूम करता है कि हर साल ए का मूवमेंट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फिर होता है एक टर्म ईएडी एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट, यानी कितना पैसा फंसा है। जब बॉरोवर डिफ़ॉल्ट करता है तब बैंक का कितना पैसा एक्चुअल में रिस्क पे होता है, उसे ही बोलते हैं ईएडी। दो पार्ट होते हैं इसके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अनड्रॉन अमाउंट। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक दिया हुआ हो लोन, अनड्रॉन मतलब जो क्रेडिट लाइन दिया गया है लेकिन उससे यूज नहीं हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सीसीएफ, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। तो दो चीज़ मैंने आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखते हैं यानी अभी तक जो लोन दिया गया है, अनड्रॉन अमाउंट देखते हैं जो क्रेडिट लाइन दिया गया है लेकिन यूज नहीं हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है ईएडी इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग प्लस अनड्रॉन इंटू सीसीएफ। जैसे बुक में आपका एग्जांपल है कि टर्म लोन, जैसे यहाँ देखिए टर्म लोन दिया हुआ है 50 मिलियन का, ठीक है, यानी फुल दे दिया, 65 मिलियन का दे दिया टर्म लोन, समझे। उसके बाद कैश क्रेडिट जो है 6 मिलियन का दे दिया, तो 4 मिलियन बचा इंटू 0.2 यानी 0.8 मिलियन हो जाएगा। बैंक गारंटी 3 मिलियन दिया, 1.5, तो टोटल ईएडी जो निकल रहा है वो 73.3 मिलियन निकल रहा है। ये वही अमाउंट है जो डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक का फंस सकता है। तो रेटिंग माइग्रेशन और ईएडी के कंसेप्ट डायरेक्टली आते हैं केस स्टडीज़ में, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। फिर एक होता है एलजीडी, तो एलजीडी होता है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक को कितना % एक्चुअल लॉस होगा,
राइट, उसको बोलते हैं एलजीडी। तो एलजीडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस रिकवरी रेट परसेंटेज। तो अगर 100 करोड़ का लोन डिफॉल्ट हो गया और बैंक 60 करोड़ रिकवर कर लेता है तो रिकवरी रेट 60% है और लॉस का रेट 40% है। लॉस से प्रिंसिपल का नहीं होता बल्कि इंटरेस्ट जो नहीं मिला वो भी होता है, कलेक्शन, लीगल एक्सपेंस भी जोड़ दीजिए, ये सब के सब लॉस होते हैं। एलजीडी कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है मार्केट एलजीडी, यानी डिफॉल्ट के बाद बॉन्ड या लोन के मार्केट प्राइस को देखो। एक होता है वर्कआउट एलजीडी, कितना पैसा एक्चुअली में रिकवर हुआ कलेक्शन से वो देखो। एक होता है इम्प्लाइड एलजीडी, यानी रिस्की बॉन्ड के प्राइस से इनडायरेक्टली निकाला जाता है। एलजीडी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखिए कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि बड़ा लोन ज़्यादा रिस्क होगा, कोलेट्रल अगर स्ट्रॉन्ग है तो एलजीडी कम होता है, यदि आपका कोलेट्रल स्ट्रॉन्ग है तो लॉस होने के चांस कम है, इसीलिए आपका एलजीडी कम हो जाएगा। इंडस्ट्री, रीजन, इकोनॉमी, सबका इम्पैक्ट होता है। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि देखिए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, एसेट रीयूज होने वाला है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिकवरी के चांस है, एलजीडी आपका कम हो जाएगा। फिर बात आती है पोर्टफोलियो असेसमेंट की, यानी क्रेडिट रिस्क की पूरी तस्वीर यहाँ मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल बॉरोवर पे फोकस करना काफ़ी नहीं होता, पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क समझना जरूरी होता है। तो क्रेडिट रिस्क के 2 डायमेंशन होते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस यानी ईएल और अनएक्सपेक्टेड लॉस यानी यूएल। एक्सपेक्टेड लॉस यानी नॉर्मल लॉस होते हैं जो बैंक हर साल झेलता है या तो लोन प्राइसिंग में कवर होता है, और अनएक्सपेक्टेड लॉस दोस्तों जब मार्केट गिरता है या क्राइसिस होती है, इसके लिए कैपिटल रिजर्व रेडी रखा जाता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ईएल जो होता है ना वो 3 चीज़ का मल्टीप्लीकेशन होता है, ईएडी इंटू पीडी इंटू एलजीडी। और जो यूएल होता है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूएल होता है वो ईएडी अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होता है, ईएडी इंटू एलजीडी इंटू अंडर रूट ऑफ पीडी इंटू 1 माइनस पीडी होता है। समझे, पीडी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, एलजीडी क्या है, लॉस सिवियरिटी है, ईएडी क्या है, एक्सपोजर एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट है। अब एक होता है आरएआरओसी, यह मेजर करता है कि जो रिस्क बैंक ले रहा है उस पर रिटर्न सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आरएआरओसी के फायदे क्या हैं कि बैंक रिस्क कंससली लेता है या हटाता है, हर लोन का प्राइसिंग रिस्क के हिसाब से होता है, कैपिटल उन जगहों पे लगाया जाता है जहां रिटर्न ज़्यादा मिले, यूएल के अगेंस्ट क्रेडिट बफर मेंटेन होता है। तो गोल्डन रूल याद रखिएगा, जितना रिस्क उतना रिवार्ड होना चाहिए। रिस्की लोन तभी लेना चाहिए जब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रिटर्न पूरी हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने बात की। अब देखिए यहाँ पे ना एप्लीकेशन ऑफ आरएआरओसी आपके बुक में दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है आरएआरओसी का, वो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरेस्ट इनकम प्लस फी इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ फंड माइनस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन माइनस एक्सपेक्टेड लॉस प्लस इकोनॉमिक कैपिटल इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इकोनॉमिक कैपिटल का क्या मतलब हुआ, कितना पैसा बैंक को अलग से साइड में रखना पड़ता है ताकि वर्स्ट केस लॉस को हैंडल कर सके, इसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। कुछ पैसा बैंक को साइड में रखना पड़ता है ना ताकि वर्स्ट लॉस को हैंडल करे। एक होता है CBER यानी क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क, तो इसका यूज होता है जो वर्स्ट लॉस एस्टिमेट करता है। तो इसी जो होता है ना वो वर्स्ट केस लॉस माइनस एक्सपेक्टेड लॉस का डिफरेंस होता है। जैसे एक 2 पोर्टफोलियो देखिए, एक्स और वाई, एक्स में इनकम हाई है, ठीक है, ईएल दे रखी है, ईएल देखिए दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है तो आरएआरओसी निकाला। फिर वाई का भी देख लीजिए, ईएल दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है, आरएआरओसी निकाला। तो यहाँ से आरएआरओसी देखिए क्या कंक्लूजन निकल रहा है दोस्तों कि वाई इनकम थोड़ा कम देता है पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा है और कम कैपिटल ब्लॉक होता है, इसीलिए वाई जो है बेटर है। तो दोस्तों आरएआरओसी का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है, कैपिटल एलोकेशन में है। हर पोर्टफोलियो पे कैपिटल चार्ज लगता है, जितना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा यानी जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा कैपिटल चार्ज लगेगा। फिर कोर रिस्क लेवल देखता है, यानी बैंक तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है कि ताकि बिजनेस में रहे, लेकिन मार्केट वोलेटाइल हो तो यह लेवल कम कर देते हैं। फिर डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, आरएआरओसी कैलकुलेट करते समय यह भी सैलरी और पेंशन जैसे एक्सपेंस में ऐड होते हैं। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, फिर क्या कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेता है वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्क का प्रीमियम भी होता है। प्रॉफिट मार्जिन यानी फाइनल प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं बल्कि मैनेजमेंट, कैपिटल डिसिप्लिन, क्रेडिट कल्चर से आता है। अब देखिए एक होता है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, यानी हर रिस्क का अपना रेट होता है। बैंक लोन को प्राइस करते हैं अलग अलग रिस्क के बेसिस पे। यहाँ पे 4 मेथड दिया हुआ है, RORA यानी रिटर्न ऑन रिस्क एसेट। फिर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, यानी दोस्तों मार्केट क्या डिमांड कर रहा है उस बेसिस पे प्राइस करना। तीसरा है इकोनॉमिक प्रॉफिट मेथड, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। चौथा है RAROC बेस्ड प्राइसिंग, यानी रिस्क एडजस्ट करके सही प्राइसिंग करो। तो RAROC का एडवांटेज क्या है कि अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले बिजनेस को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, हर्डल रेट के अगेंस्ट जज करते हैं तो यह बिजनेस वर्थ है या नहीं है। लेकिन दोस्तों लिमिटेशन भी है, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा कंजर्वेटिव बन जाता है, हाई रिस्क बस हाई रिटर्न वाले केस को इग्नोर कर देता है।
कैपिटल चार्ज दोस्तों रिस्की लोन के लिए ज़्यादा कैपिटल चार्ज चाहिए, इसीलिए प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है। मार्क टू मार्केट एसेट क्या होता है कि जिनकी वैल्यू मार्केट में जल्दी गिरती है उन एसेट का कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, बैंक उन्हें बेचने या अवॉइड करता है, राइट। एसेट कंसंट्रेशन या कोरिलेशन, अगर सेम टाइप के लोन ज़्यादा हैं, यही एक या मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री में सब हैं, तो अनएक्सपेक्टेड लॉस का रिस्क बढ़ जाता है और कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों। अब थोड़ा MCLR की बात कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 से। इसका गोल था पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन को स्ट्रांग बनाना, मतलब जब RBI रेट कम करे तो लोन रेट भी कम हो जाए। MCLR के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, यानी बैंक के फंड लेने का कॉस्ट। दूसरा होता है नेगेटिव कैरी ऑन CRR, इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड CRR इंटू मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस CRR। तो CRR पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन पैसा ब्लॉक तो होता है ना, वही बोलते हैं नेगेटिव कैरी ऑन CRR। ऑपरेशनल कॉस्ट यानी लोन देने का कॉस्ट सर्विस चार्ज के बिना। टेनर प्रीमियम, ज़्यादा टाइम के लोन के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। तो दोस्तों बैंक अलग अलग MCLR पब्लिश करते हैं, 136 1 ईयर ऑप्शनल, उसके बाद लॉन्गर मैच्योरिटी भी है, तो 136 याद रखिएगा। उसके बाद रिव्यू करके बात करें तो MCLR मंथली रिव्यू होती है, वो भी फिक्स डेट पे, लेकिन कुछ बैंक को मार्च 2017 तक क्वार्टरली रिव्यू अलाउड था। अब देखिए एक होता है EBLR जो कि हमारा होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट है, स्प्रेड होता है, बोर्ड अप्रूवल कंपोनेंट होता है, इसको तो आप एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल बेंचमार्क की बात करें तो देखिए यदि पर्सनल स्मॉल बिजनेस लोन है तो 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मीडियम बिजनेस लोन के लिए 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ। तो क्या बेंचमार्क चूज कर सकते हैं, तो RBI का रेपो रेट चूज कीजिए, 3 मंथ या 6 मंथ का ट्रेजरी बिल चूज कीजिए, FBIL के द्वारा पब्लिश मार्केट रेट चूज कीजिए। तो समझिए ना 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। हर लोन टाइप के लिए सेम बेंचमार्क यूज करना जरूरी है, समझे। स्प्रेड भी फिक्स होता है क्रेडिट रिस्क या बिजनेस स्ट्रेटजी के बेसिस पे, लेकिन बिना प्रॉपर रिव्यू के चेंज अलाउड नहीं है। MCLR से कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, तो गवर्नमेंट लोन, रिफाइनांस, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, FITL, एम्प्लॉय लोन, फिक्स रेट लोन, ये सभी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना है। अब दोस्तों उसमें जो पॉइंट आता है वो आता है क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट डेरिवेटिव एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें क्रेडिट रिस्क को एक पार्टी से दूसरे पार्टी को शिफ्ट करते हैं। 1990s का फाइनेंशियल इनोवेशन है और बैंक ने इसे यूज किया है अपने क्रेडिट एक्सपोजर को हेज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक ने एक रिस्की बॉरोवर को लोन दिया पर उस रिस्क को डेरिवेटिव के थ्रू बेच दिया किसी और को, बॉरोवर को पता भी नहीं चला। तो कॉस्ट क्या होता है इसका, रिस्क जितना ज़्यादा होगा प्रीमियम उतना ज़्यादा चार्ज होगा, लाइक एन इंश्योरेंस। या डेरिवेटिव का वैल्यू डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट या सॉवरेन बॉन्ड की क्रेडिट वर्दिनेस पे और सिक्योरिटी के परफॉर्मेंस पे। तो ये सभी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे बुक में ना कुछ प्रोटेक्शन बायर होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। एसेट होता है हमारा कॉर्पोरेट लोन, बॉन्ड, सॉवरेन डेब्ट। हीजिंग से क्या होता है कि एक्सपोजर कम होता है, राइट। अब प्रोटेक्शन सेलर होते हैं जो कि बैंक, इंश्योरर, हेज फंड होते हैं जिनको यील्ड चाहिए। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, सिंथेटिक एक्सपोजर रिस्क प्रीमियम से। प्रोटेक्शन बायर को क्या एडवांटेज मिलता है, रिस्क ट्रांसफर मिलता है, जैसे उनका पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। क्रेडिट कैपेसिटी, उनके अंडरराइट करने की क्षमता बढ़ती है। एसेट रिमेन, अर्निंग इनकम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ क्रेडिट इवेंट होते हैं जो कि पेमेंट को ट्रिगर करते हैं क्योंकि क्रेडिट क्वालिटी घट रही होती है। म्यूचुअली डिफाइन बोरोवर और सेलर मिलके इसे डिफाइन करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि डेब्ट को रिऑर्गेनाइज करेंगे तो क्रेडिट इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है।